राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज अपने आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान की जो कला एंड संस्कृति है, इसमें एक ही क्लास में अपने सारे जितने भी टॉपिक है उनका फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। कुछ एक दो टॉपिक रहेंगे तो उनका नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। बाकी मैंने इनको फुल डिटेल से पहले भी करवा रखा है और यहाँ पर भी फुल डिटेल में फटाफट रिवीजन करेंगे। कौन कौन से टॉपिक साथियों? देखो, इसमें हस्तकला भी रहेगी, आपका आभूषण जो वस्त्र भी रहेंगे, आभूषण भी रहेंगे, चित्रकला, लोक संगीत, लोक नाट्य भी रहेंगे, लोक नृत्य। इसके साथ में भाषा एवं साहित्य जरूर रहेगा, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और लोक वाद्य यंत्र भी कर लेंगे, जितने भी हो सकते हैं इस क्लास में अपने साथियों करेंगे। तो अब बिना बात के स्टार्ट करते हैं और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला है कि आपको पूछे पुरुषों के वस्त्र। देखो, तो जामा, पायजामा, अंगरखी, बुगतरी जिसको बोलते हैं, चोगा, आत्मसुख, ये वस्त्रों के नाम है। एक तो यहाँ पर आभूषण के नाम दे दे, क्या आत्मसुख आभूषण है, क्या पुरुष क्या वेशभूषा कोई और दे दे आपको, तो ये क्या है? ये पुरुषों के वस्त्र है जिसको वेशभूषा बोलते हैं। अंगरखी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुगतरी, जहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे, वेरी वी लिखा हो या कोई थोड़ा हाईलाइट किया हो या स्टार लगा हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर साथियों बात करते हैं घुघी। ये भी पुरुषों का है, जो कि ऊनी वस्त्र है। सर्दी के बचाव के लिए घुघी पहना जाता है। कमीज, धोती, ये तो पता होगा। कमरबंद का पता होगा, जिसको पटका बोलते हैं कमरबंद को। एक ब्रिजेस होता है, नीचे से उसके ना जब पहनते हैं ना ब्रिजेस, नीचे से तो पतले होंगे, ऊपर से चौड़ी होगी, थोड़ी खुली सी होगी ब्रिजेस की। आगे मैंने चित्र बनाया, आपको पता चल जाएगा कि ब्रिजेस है, जिसको ब्रिजेस बोलते हैं, कैसे होते हैं। एक डोडी, ये भी पुरुषों का वस्त्र है। सूंथना भी पुरुषों का वस्त्र है। अमोवा, खाकी रंग का वस्त्र, शिकारी जब शिकार करने जाते हैं तब पहनते हैं। तो ये सब के सब पुरुषों के वस्त्र है। फिर साथियों मैं बात करती हूँ कि पुरुषों का एक ऊपरी वस्त्र है जिसका नाम है बगल बंडी। क्या है? बगल बंडी। पूछ ले क्या है ये, आभूषण है या वस्त्र है, क्या है? तो बगल बंडी है, तो वस्त्र पुरुषों का है। फिर पचेवदा, जिसको बोलते हैं पछेवड़ा, ये भी क्या है? ये भी वस्त्र है, जो मोटी सूती शाल होती है सर्दी के बचाव के लिए, जिसको बोलते हैं, जिसे अपने कह देते हैं ना भी, हाँ शॉल ओढ़ लियो है ना, शाल बोलते हैं, मोटी सूती होगा उसको बोलते हैं पचेवड़ा या पछेवड़ा। फिर साथियों बात करते हैं अंगरखा। ये भीलों के ऊपरी हिस्से के काले रंग का वस्त्र है, सफेद धागों की कढ़ाई होती है इसमें। फिर साथियों बात करते हैं आदिवासी महिलाओं के जो वस्त्र है वो कौन कौन से है? घाघरा महिलाओं का, आदिवासियों का। कुर्ती, जिसको कांचली बोलते हैं। आंगी, दामड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मारवाड़ महिलाओं की लाल ओढ़नी है, ये दामड़ी जिसको बोलते हैं ओढ़नी, मारवाड़ की महिलाओं की है, रेड कलर की ओढ़नी। फिर जामसाई साड़ी, ये सब के सब महिलाओं के वस्त्र। आदिवासियों के कछाबू क्या है? घाघरा है, भील जनजाति का, पूछा गया है कितनी बार, और दामनी भी पूछा गया है। मैंने आगे ना प्रश्न भी लिए पूछे गए, इतने शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार है, बार बार वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रेजा क्या है? रेजा भी वस्त्र है आदिवासी महिलाओं का, जो कि शहरी जनजाति की विवाहित महिलाओं का ये वस्त्र है। ये ओढ़नियां, जैसे तारा भात की ओढ़नी आ गई, जो भांत भांत की जितनी भी भांत भांत की ये सब की ओढ़नी है आदिवासी महिलाओं की। तो कटकी भी ओढ़नी है, बट ये है ना अविवाहिता लड़कियां होती है, कन्या, उनकी है, पूछी गई है कितनी बारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तारा भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, केरी भात की, लहर भात की, सब ओढ़नी है, ठीक है। फिर साथियों बात करते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। एक देखो तिलका, बुर्का जिसको बोलते हैं, ये जो मुस्लिम लोग पहनते हैं उनका ये भी वस्त्र हो गया। जिम्मी, ये गोटा लगी ओढ़नी होती है। जिम्मी पूछे तो जिम्मी गोटा लगी हुई ओढ़नी है। फिर बात करते हैं साड़ियों, साड़ी के सब साड़ियों के नाम है, पूछे गए, यहाँ से पूछे जाते हैं, फिर से पूछे जा सकते हैं। चोल निचोल साड़ी है भाई, चोल निचोल, निचोड़ दी साड़ी को ऐसे लो। पट वसन, पट साड़ी, वट वसन साड़ी। दुकुल याद रखना, दुकुल साड़ी है, कहीं कुछ और मत कर देना। पट वसन भी साड़ी है। 400 साड़ी है। चीर हरण की, ऐसे लो साड़ी से साड़ी याद रहेगा। पटोरी, देखो चीर पटोरी, दुकुल 400, पट वसन, चोल निचोल, सब साड़ी है। दोरा वाली भी साड़ी है। चूंदड़ी, अब सोचोगे आप कि चूंदड़ी तो हमने वो सिर पे ओढ़ी, वो चूंदड़ी भी राजस्थान में प्रचलित है, साड़ी है साथियों, चूंदड़ी भी साड़ी का नाम है। फिर है गोटे के प्रकार, लपा लपी, किरण बांकड़ी। अब लपा लपी आप तो खाने वाली चीज मत कर देना, लपा लपी, किरण बांकड़ी सब गोटे के प्रकार है। एक बार बना हुआ है ये प्रश्न लपा लपी का, उसके बाद में तो कभी देखा नहीं। विवाह के अवसर पर स्त्रियां की बात करें तो कौन सी साड़ी पहनती है? जामसाई जो साड़ी है वो पहनती है। अब साथियों बात करते हैं, देखो यहां से जब अभी पीछे एग्जाम था, रीट का जब एग्जाम हुआ, उसे पहले ही मैंने एक क्लासेस करवाई थी, जब करवा रखे थे बहुत शानदार तरीके से, एक ही लाइन से
4 ऑप्शन देती है यहाँ से। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं पगड़ियां सांपों के नाम। अगर आपको पूछे मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है, मोठड़े की रट लो, विवाह के अवसर पर ना याद रहे, मोठड़े की विवाह में पकोड़े खाने आपको तो विवाह के अवसर पर पगड़ियां। लहरिया पगड़ी, अब देखो श्रावण में कैसे याद रखो, श्रावण का महीना तो लहरदार हवाएं चलती है, बारिश होती है, तो श्रावण में लहरिया पगड़ी याद रख लेना। मदील की पगड़ी, मदील में दया आ रहा है साहब, दया आ रहा है तो दया से दशहरे पर पहनी जाती है। फूल पत्ती की, होली पे क्या बनाते हो, फूल पत्तियां बनाते हो, तो फूल पत्ती की होली पे ऐसे याद रह जाएगा। केसरिया पगड़ी, युद्ध में आखा तीज पर। सफेद पगड़ी, ये शौक के बच्चे को पता है। फिर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी पूछे आपको कहाँ रखी हुई है, तो बागौर हवेली उदयपुर में। हो गया ये, तो कोई दिक्कत नहीं है इस पर भाई, इसलिए जल्दी करवा रही हूँ, आपका रिवीजन है, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, पढ़ बहुत रखा होगा, लास्ट टाइम में रिवीजन जरूरी है। मेवाड़ की पगड़ियां देखो, मेवाड़ की पगड़ियां सबकी सभी है, छापदार बांधने वाला होता है, पगड़ी बांधने वाले को छापदार बोलते हैं। ये सब की सब मेवाड़ की पगड़ियां, उदयसाई, अर्शी साई, अमर साई होगी, भीम साई होगी, स्वरूप साई, अटपटी पगड़ी, यानी कि साई साई वाली एक तो अटपटी पगड़ी, ये मेवाड़ की है। उदय साई और अर्शी साई, स्वरूप साई, भीम और अमर, से याद रख लेना। मारवाड़ की पगड़ियां, जसवंत याद रखना, खंजर याद रखना, तख्त, यानी कि जसवंत साई, खंजर साई, तख्त साई और विजय साई, खिड़कियां पाग, ये सब मारवाड़ की पगड़ियां। अब साथियों बात करते हैं साफा पगड़ी है, वो आगे बांधे जाने वाला जो आभूषण होता है, साफा पगड़ी के ऊपर बांधते हैं, उसको सिर पेच बोलते हैं। ऐसे होता है ना, ऐसे डिजाइन लगाया हुआ सा ऊपर जो लगा होता है, वो होता है सिर पेच। अन्य पगड़ियों के भी नाम देख लो, ये भी पगड़ी है साथियों। अमीर साई होगी, सिर्फ साई, कोई पूछ ले आपको क्या ये क्या चीज है, क्या आभूषण है, कुछ और दे दे, है ना, तो ये पगड़ियों के नाम है। अमीर साई, सिर्फ साई, शाहजहानी, राजशाही, खनगा भी है, मध्यकाल की पगड़ी है ये। और बंजारे है, वो मोटी पगड़ीदार पगड़ी पहनते हैं, पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं, मोटी पट्टेदार होती है। सुनार होते हैं, वो आंटेदार पगड़ी पहनेंगे। और जोधपुरी कोट को देखो राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी, ये साड़ियों के फिर से मैंने लिखा है, पूछे गए हैं। निचोल, चोल, पट्ट, दुकुल थोड़ी देर पहले बता के आई थी, ये नहीं बताया उसमें। अंशुक पूछे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंशुक है साड़ी का नाम। वसंत, चिर, पटोरी, ये सब के सब किसके प्रकार है, साड़ी के। और सूट की साड़ियां पूछे तो आपको कहाँ की प्रसिद्ध है, सूट की सवाई माधोपुर की, और मसूरिया कोटा साड़ी कैथूड़ कोटा की। अब साथियों बात करते हैं पुरुषों की वेशभूषा में अंगरखी बख्तरी। सबसे पहले एक जगह पढ़े थे ना कि अंगरखी बुगतरी क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये पुरुषों की वेशभूषा है, जिसको बंडे अंगरखी बुगतरी बोलते हैं। ये अंगरखी का उत्तरी रूप है, राजस्थानी का उसको बोलते हैं राजस्थानी अचकन, जो अंगरखी का उत्तरी रूप है। और छोटी बाह की जो अंगरखी होती है उनको बांडियो बोलते हैं, अभी बांडियो है छोटी सी। और ये देखो दुतई, कानो, ये सब के सब क्या है, सब के सब वस्त्र है पुरुषों के। दुतई, कानो, डगला पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे कानो तो हाथ में पड़ गयो, कानो हाथ में नहीं, कानो क्या है, पुरुषों की वेशभूषा है। डगला, डगल मारने वाला डगला मत समझ लेना, दुतई, डगला, कानो, सब के सब पुरुषों की वेशभूषा। तन सुख देता है, अभी शरीर पे पहनते हैं, तो मिर्जा, गद्दर, गाबा। और कपड़ों के बारे में बोलते हैं, हाँ भाई गाबा है, गाबा, डोडी, ये सब के सब अंगरखी के प्रकार है, इंपॉर्टेंट है, ये रट लो इधर वाले। अब साथियों बात करते हैं 2012 में पीटीआई में पूछा गया, नांदना या नांदना, नांदना या नांदना, ये क्या है, ये आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त होने वाली प्राचीनतम ये भी वस्त्र है, नांदना, ठीक है। फिर साथियों बात करते हैं सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया, पोमचा प्रस्तुत को पहनाए जाने वाला क्या है, वस्त्र है। 2010 में पूछा गया सेकंड ग्रेड में, लहरिया की पगड़ी। अब फिर से रीट में पूछा गया, कितनी बार पूछा गया, और मदील ये भी बहुत बार पूछा गया है। देखो तो ये सब की सब है ना, ये पगड़ियां हैं। लहरिया पगड़ी पहनी जाती है वो श्रावण में, मदील पहनी जाती है दशहरे पर, होली पर फूल पत्ती वाली, थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी कैसे कनेक्ट करके याद रखना। फिर खनगा क्या है, मैंने कहा था खनगा भी पगड़ी है, सिर पर पहनावा है, ये जो 2023 में पूछा गया। फिर खोयतू, बिल्लों की एक प्रकार की लंगोटी है, खोयतू लंगोटी है, बील पहनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और देपाड़ा, पाड़ा, ढिपाड़ा बोले, ये क्या है, ये तंग धोती है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया। तंग धोती का नाम देपाड़ा, पाड़ा, ढिपाड़ा बोलते हैं, और वीर पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती। फिर बात करते कछाबू घाघरू है भाई, लंगोटिया भील की महिलाओं द्वारा स्त्रियों के घुटनों तक पहने जाने वाला कछाबू। कटकी आदिवासियों की विवाहिता युवतियों की ओढ़नी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, क्योंकि पूछे गए हैं कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट, यहाँ इस वाले पेज पे सबके सब पूछे गए हैं, इसलिए यहां पर मैं दोबारा करवा रही हूँ, पूछे गए क्वेश्चन। फिर बात करते हैं 2023 में पूछा गया क्वेश्चन कि वस्त्र रंगने की मल्यगिरी पद्धति में कौन से रंग की प्रधानता है, तो वस्त्र रंगने की मल्यगिरी पद्धति में भूरे रंग की, मल्यगिरी में भूरा रंग रट लो। और जैनब की साड़ियां हैं ये कोट सुआगाम कोटा की, ठीक है। अब साथियों पुरुषों की जो वेशभूषा उनमें देख ले, जामा, जामा इस तरह का होता है ऊपर पहना हुआ, ये पहनते कब है, या तो शादी में,
या युद्ध के अवसर पर पहनेंगे। शरीर के जो ऊपरी भाग में इस तरह का पहना जाता है, देखो जैसे लेडीज होती है ना, उनका जैसे डिजाइन बना होता है इस तरह का, शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र जामा होता है। फिर अंगरखी, बुगतरी, बगतरी बोल दिया आपको कि क्या है, पहले तो सीधा पूछे अंगरखी क्या वस्त्र है, आभूषण है, तो ये पुरुषों का वस्त्र है अंगरखी, बुगतरी, बगतरी। अब देखो पुरुष अपने शरीर के ऊपरी भाग पर यानी कि इस तरह होता है, ना तो कॉलर होती है साथियों, ना कोई बटन होता है, सीधा सिंपल होगा बिल्कुल सादगी में, तो बिना कॉलर बिना बटन की कढ़ाई का कुर्ता होता है, ठीक है। फिर अंगरखी के प्रकार देख लो, और क्या, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया अंगरखी के प्रकार, इंपॉर्टेंट है, फिर लगा लो, मैंने बार बार लगाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कानो, डगला, तनसुख, दुतई, गद्दर, मिर्जाई, गाबा, डोडी, ये सब के सब अंगरखी के प्रकार है। फिर बात करते हैं साथियों अंगरखी का जो विकसित यानी कि जो संशोधित रूप है वो पूछे तो अचकन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है चोगा। क्या है चोगा? अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला। अभी मैंने अंगरखी बताया, अंगरखी देखो इस तरह की होती है, ना तो कढ़ाई होती है, कढ़ाई होती है बट बिना बटन का होता है, बिना कॉलर के होते हैं, सिर के ऊपर। इस अंगरखी के जब आप ऊपर पहनोगे तब अंगरखी के ऊपर पहनने वाला चोगा होता है, इस तरह से पहना जाता है, चोगा बना होता है, ठीक है। सवाई माधो सिंह प्रथम का चोगा विश्व का सबसे बड़ा चोगा जो सिटी पैलेस जयपुर में है। फिर है आत्म सुख। ये देखो कपड़ा किस तरह बनाया, आत्म सुख दे रहा है भाई, बड़ा है आत्म सुख, तो सर्दियों के बचाव में आत्म सुख देता है, सर्दियों के बचाव के लिए अंगरखी के ऊपर पहना जाएगा। ये जो अंगरखी मैंने दिखाई इसके ऊपर पहन लेंगे, और आत्म सुख ऐसे ले लेना, नाम है इसका, आत्म सुख देता है। घूगी ऊनी वस्त्र है जो सर्दी वर्षा सर्दी के बचाव हेतु पहना जाता है। कमरबंद या पटका, कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार, कटार, ये सब खंजर डाल रखते हैं उसमें रहती है, ठीक है ना, डाल लेते हैं उसमें, इस तरह बना होता है, इसमें डालो भाई, ठीक है। फिर है ब्रिजेश। ये रहा ब्रिजेश भाई, नीचे से तो इस बिल्कुल ही पतला होगा और ऊपर से चौड़ा होगा। पहले आप लोगों ने देखा होगा जो ब्रिटिश सरकार के लोग हैं वो भी पहनते हैं, तो ब्रिटिश सरकार के लोग पहनते हैं इनको। तो पायजेनुमा वस्त्र है जो पैरों से घुटनों तक टाइट होता है, ये देखो। और अमोवा खाकी रंग का वस्त्र है जिसे शिकारी पहनते हैं, ये भी देख लेना। अब इनके आए हुए प्रश्न देख लेते हैं, 2 पेज है, 2 पेज पे वहां से प्रश्न बन जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अगर आप बहुत अच्छे से देख लेते हो। केरी भात की ओढ़नी देखो, केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? 2013 में राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। तो आदिवासी की महिलाएं तारी भात की ओढ़नी पूछ ले, आदिवासी की महिलाएं जो पहनती है वो केरी भात की ओढ़नी और तारा भात की ओढ़नी। तारा भात की ओढ़नी से देखो कितनी बार प्रश्न बने हुए, ठीक है। जवार भात की किसी से कुछ भी पूछ ले आपको तो ओढ़नियां है ये सब की सब। फिर है एक पूछा गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूछे आपको मिर्जाई, कान्नो, दुतई, डगला, ये थोड़ी देर मैंने पहले बताया, किसके प्रकार है पूछ ले, ऑप्शन में 3-4 चीज दे दे। अंगरखी का है भाई, ये देखो वीडियो में 2021 में, 2023, 2020 में प्रश्न पूछा गया। फिर भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? छाबू भाई घाघरा है, और 2022 में जीएनएम में पूछा गया। खोयतू है पुरुषों से संबंधित ये भी वस्त्र जो भील पुरुष है वो पहनते हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है, ये भी पूछा गया। कौन सा वस्त्र, छोटे होंगे थोड़े से मैं पास में ले जाती हूँ, कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो पगड़ी। और अमरसाई किसका नाम है? ये भी पगड़ी का है। और कसुमल रंग है, इसका अर्थ है लाल रंग। अटपटी पगड़ी की बात करें तो अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ से 2021 में पूछा गया। मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, मोठड़े की विवाह पर पहनी जाती है, और मदील है वो दशहरे की, ठीक है ना, और लहरिया सावन में। नेक्स्ट है साथियों कि भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेट रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो खोइतू है, 2023 में पूछा गया है। और कछाबू घाघरा। मध्यकाल में खनगा है एक पगड़ी, ये भी पूछ लिया गया, 2023 में रीट में पूछ लिया गया। फिर बात करते हैं साथियों कि राजस्थान में महिलाओं में कटकी परिधान कौन सा पहनता है? कटकी परिधान यानी कि जो ओढ़नी है ये अविवाहिता जो लेडीज लड़कियां होती है वो पहनती है, महिला लिख दिया मैंने, ठीक है ना, महिला तो बाद में बनती है, लड़कियां होती है जो। और महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? तो पीला होता है, 2019 में पूछा गया। अब देखो पीला पोमचा तो बेटे के जन्म पर 2019 में पूछा गया, कपड़े है सब। और गुलाबी बेटी की। और चीड़ का पोमचा होता है, ये काला जो चीड़ का पोमचा होता है विधवा महिलाएं पहनती है अड़ोती क्षेत्र में, ठीक है ना। पछेवड़ा परिधान वस्त्र है, और देखो कितनी बार पछेड़ा देकर पूछ लिया गया क्या है, तो कितनी बार पूछा गया प्रश्न। फिर मोटी ऊन की सोल है, ये ध्यान रखना, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था स्टार्टिंग में शोल। और बख्तरी वस्त्र क्या है? बख्तरी ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपर बाग में पहने जाने वाला वस्त्र। फिर चीर पटोरी साड़ी है, चीर पटोरी दुकुल कुछ भी पूछ ले, पटचोल निचोल साड़ी सब कुछ सब ये साड़ी है। फिर अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, शिवशाही क्या है? ये भी पगड़ियों के प्रकार है, ठीक है, ये भी पूछा गया। विजयशाही क्या है? ये भी पगड़ी, ये भी पूछा गया है, देख लो कितनी बार कहाँ पूछे गए। जोधपुरी सापा के प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? तो महाराजा जसवंत सिंह को। और भीलों के वस्त्र के संदर्भ में फेंटा क्या है? एक प्रकार का सिर पर पहने जाने वाला वो जिसको बोलते हैं पोता सापा ना, 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया साथियों अपना आभूषण। आभूषण करके इनके भी अपने
प्रश्न देख लेंगे, ठीक है ना। और लोकनाट्य के कुछ और रहते हैं जो भी अपने इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर बात करते हैं साथियों सबसे पहले आभूषण में, गले के आभूषण देख लो आप सबसे पहले। पोट, थम्यो, थेड़ियो, ऐसे लो, थम्यो कट जाके गले में थम्यो, पोत, थेड़ियो, थेड़ियो और थम्यो गले में जाके सीधो। निम्बोरी, अब गले में टांगनी था निम्बोड़ी, निम्बोड़ी आपको गले में टांगनी है, ठूसी भी डालनी है। आड़ निम्बोड़ी, हंसली, हंसली तो पता होगा, खुंगाली। हमेल, हमेल याद रखना इंपॉर्टेंट है, हमेल पूछा गया है गले में। और चंपाकली, चंपाकली गले में। सरी, सरी गले में। तुलसी, तुलसी भी पूछा गया, तुलसी, हमेल, चंपाकली इंपॉर्टेंट है। बजटी भी पूछा गया है रीट में ये प्रश्न, तो बजटी गले का है। और चौकी, बलेवड़ा, थमणिया, तिमणिया, कुछ भी बोल दे आपको, थमणिया तिमणिया कहाँ थमा, सीधा गले में। तो सबके सब गले के आभूषण है। कंठमाला, चंद्रहाला, ये तो समझ जाओगे, हार, हार, माला, माला, चंद्रमाला, चंपाकली, चंद्रहार, हार, मादलिया, ये सब गले के। फिर साथियों बात करते हैं कमर के आभूषण। कंदोरा, कैसे कमर, कैसे कंदोरा, कैसे कणगति, कैसे करगनी। तगड़ी कमर पे पहनते, सटका, सटका लगाना है कमर पे पहन के। सांकड़ी, जंजीर जिसको बोलते हैं। और कंडोरा और चौथी, ये सब के सब क्या है, कमर के आभूषण। फिर कान के आभूषण की बात करें, कैसे कान, कैसे कर्णफूल, कैसे कोकरू, कैसे कुंडल। कै वाले आगे कान के, कर्णफूल, कोकरू, कुंडल। टॉप्स भी पहनते हैं लड़कियों को पता है, ओखरी, ठीक है, लड़कों को भी पता होगा। पिप्पल पत्रा, अब देखो पिप्पल पत्रा याद रखना, पिप्पल पत्रा, पिप्पल का पत्ता कैसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे ही कानों में लटकते हैं, ऐसे याद रखना। और सुरलिया, कान से सुनते हैं, कान से सुनते हैं तो कान से सुरलिया याद रखना। झुमका, जेला, जेला जमेला, कान में पहन करके जेला जमेला करते हैं भाई। बाली, टोंटी, टोंटी, अगर कोई बच्चा टोंटी, टोंटी से टोंटी लो, टोंटी खुली छोड़ देगा तो कान के नीचे मारना सीधा टोंटी। अंगोटिया, अंगोटिया और ओगनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कान के आभूषण, अंगोटिया, ओंगटिया। लूंग और फिर है एरक पतो, ठीक है ना। ये लौंग ये पूछे आपको तो नाक का, और लूंग पूछे तो कान का, थोड़ा ये ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर साथियों बात करते हैं नाक के आभूषण। नाक का नथ, कांटा, चौंप, बारी। नाक का नथ, कांटा, चौंप, चौंप ध्यान रख लेना, कान का तो चौंप है। और दांत का पूछे तो चूप, और चूप से चुप, चुप रहो, दांत, दांत बंद हो जाएंगे चुप रहोगे तो दांत, चूप। और चौंप नाक का, ठीक है। और चुन्नी, अब एक लड़की है, और लड़की क्या है वो, ऐसे लो, बहुत ही बेसुरी है, बेसुरी से सुरी, बेसुरी, बेसुरी है। और नाक में लटकन आ रहा है, भाई याद करवा रही हूँ, ठीक है ना। नाक का आभूषण बेसुरी, बहुत ही बेसुरी लटकन आ रहा है। उस लड़की ने क्या किया, चुन्नी से ही साफ कर लिया, चुन्नी से क्या कर लिया, साफ। और नाक को साफ किया, नाक से लाक, पीछे लाक आ रहा है, बुलाक और उबाक आ रहा है, नाक को साफ कर लिया, इसी सुगली छोरी। चौंप और चूप, नाक का ध्यान रखना, चौंप, चूप ध्यान रखना, दांत का, चौंप नाक का। नथ, कांटा, चौप, वारी, वारी ध्यान रखना, चुन्नी देख नाक, नाक साफ करा, चुन्नी। बुलाक, लौंग, लौंग, और देखो मैंने बताया लूंग कान का है और लौंग नाक का है, फिर से देख लो आप, लूंग कान का है, लौंग नाक का है, ठीक है। और बोगली, भंवरकड़ी, लटकन, फिणी, फिणी नाक की है। दांत के आभूषण देखो, रखन, रखन दांतों में सोने की प्लेट लगाना क्या कहते हैं, रखन। चूप, दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना चूप कहलाता है। चौंप, चूप, रखन, ये सब के सब क्या है, दांत के आभूषण। एक दांस और मेख और ध्यान रख लेना, देखो मुंह से दांसते हैं ना, खांसी आवा अपन, और दांत से, दांत के पास में होती दांस आती है, ऐसे रखना। और फिर बात करते हैं पैर के आभूषण साथियों। पैर के देखो, गोर, पगपान, पैसे पैर, पैसे पगपान, गोर, अंगुली के जो पहनते हैं उसमें पैर में। और बिछुड़ी, बिछुड़ी अंगुलियों में पहनते हैं, बिछिया, ठीक है ना। और अनवट, जिसको अनवट भी लिखा जाता है, अनवट, कुछ भी, अनवट भी पैर का है। नुपुर पूछा गया कितनी बार, नुपुर पैर का है। आंवला भी पूछा गया है पैर का, नेवरी भी पूछा गया है पैर का, लंगर, आंवला, रमझोल भी पूछा गया, रमझोल बाजा तेरी रमझोल पैर का। हिरना मेन, या हिरणा मेन कुछ भी आ जाए तो ये पैर का है। पायजेब, छड़ा, पेंजनी, पेंजनी, पैसे, पेंजनी, पेंज, तेधड़। और अब देखो पैर में रमजोल डाल के बाज रही, तेदड़, तेदड़ करती भाग रही है लड़की पैर के। फोलरी और गुठलो, तेदड़, ये सब के सब पैर के आभूषण। फिर सिर मस्तिष्क के देखते हैं। टिड्डी भड़को, सिद्धो चमक्यो, भड़क्यो, कठे चमक्यो, सिर गमा। तावीत, फिणी, गोफण, मेमद पूछा गया, कितनी बार पूछा गया, सिर का आभूषण है। शीश फूल, सांकड़ी, टिड्डी, रखड़ी, सिरमांग, मोड़ी, कोशी, सूरभंग और कलगी और टिगड़ा, चूड़ा रतन, पटरी, चूड़ामण, मोर मिडली, सब के सब सिर के आभूषण है। फिर देखो पैर की अंगुली के आभूषण, बिछुड़ी, बिछिया, गोर, अनोटा, अनवट, पोलरा, फोलरी, पगपान, चुटकी। फिर बात करते साथियों पुरुषों के आभूषण, देख लो एक बार। कड़ा जो कलाई पे पहनते हैं, फूल गले में, और छेला कान में, ब्रासलेट पहनते हैं कलाई पे, मुर्किया कान में, ये पुरुषों के। अब देखो कड़ुलिया, हाथ पांव के कड़े, और झांझरिया, पेंजनी, पाव में पहने जाने वाली पतली घुंघरू की सांकली। और बाजू, भुजा के आभूषण की बात करें तो अनंत और बट्टा, नवरत्न,
ये सब के सब बाजू के आभूषण है। अनंत बट्टा। और छेल कड़ा पुरुषों के पैर का आभूषण। हाथ के अंगूठे में पहनी जाने अंगूठी को क्या कहते हैं? अर्सी कहते हैं। और हीरा मेन आभूषण पहना जाता है, पैर में इंपॉर्टेंट है, हीरा मेन पूछा गया प्रश्न है। गोखरू आभूषण है और हाथ की कलाई का स्त्रियों के बालों की वेणी में गुथा जाने वाला आभूषण गोफन है। गोफन, सिर में फंस गयो गोफन, याद रख लियो, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों हाथ की कलाई के आभूषण। बल्लिया पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बल्लिया हाथ की कलाई का आभूषण है। हाथी दांत, रबड़ की चूड़ियां। और नोगरी, गजरा और बंगड़ी दान और हथफूल, हथपान, गोखरू, पूंचिया, पूंछ बोलते हैं जिसको, कंगण, खंजरी, बगड़ी जिसको चूड़ी, बंगड़ी पहनते हैं ना हाथों में, चूड़ी बोलते हैं, चूड़ियां होती है बंगड़ी। चांट, चूड़ियां, मोकड़ी, ये लाख की चूड़ी है। कंकण, कंकण, कंगन, गजरी, पूंछिया, पट्ट, सब के सब क्या है? बलिया। और ये सब के सब आभूषण हाथ की कलाई के है। फिर बात करते हैं साथियों, एक बार वन लाइनर देख लो कि खेवली, हंसली, हालरा, पंचलड़ी, किस, ये सब के सब देखो, हालरा, हंसली पता चल रहा है गले के आभूषण है। आंवला पूछा गया है, पैर का आभूषण है। आंवला दे दे, नेवरी दे दे तो पैर का आभूषण है। रमजोल है ना, तेदड़, सब के सब पैर के है। दांस, दांस आएगी, दांत के पास से मुंह है, वहां से दांत आएगी तो दांत का। मेख, चूप, रखन, चौंप पूछे तो कान का, चूप पूछे तो दांत का। और गोल्या वह फोल रही आभूषण पैर की अंगुलियों का। और एक है एरंग पत्तो, क्या? एरंग पत्तो स्त्रियों के कान का आभूषण है, चलो एरंग पत्तो है ना। और तेदड़ आभूषण है स्त्रियों के पैर का। पिंजड़ी, जोड़, गेलिया सब। सटका कमर का, बेसरी नाक का। नेक्स्ट देखो, कांच से निर्मित चूड़ी कहलाती है कातरिया। और मारवाड़ में दामनी ओढ़नी को प्रकार है भाई। और दुल्हन की रेड व पिंक रंग की जो ओढ़नी होती है वो पमरी बोलते हैं। और खेस, साल, पामड़ी वस्त्र का प्रयोग किस ऋतु में किया जाता है? शरद में। नेक्स्ट प्रश्न है, सिटी पैलेस जयपुर में किस शासन की अंगरखिया अपनी सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है? सुगंधित रंग के राम सिंह द्वितीय की। शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर पहनने पर सिलाई की जाती है, कहलाता है पेंच वर्क। किस अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया बात की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं? तो तीज पर। और साहित्य में किस लहरियों का उल्लेख मिलता है? तो प्रतापशाही का। नेक्स्ट देखो पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तनसुख, दुताई, गबा, बार बार बताई जा रही है इसलिए अंगरखी के सब। तनसुख, तनसुख देवा भाई, अंगरखी जो वस्त्र है तो तनसुख देवा को। दुतई, गाबा, गद्दर, मिर्जाई, डोडी, डगला, सब के सब अंगरखी के प्रकार है। फिर बात करते हैं साथियों, समुद्र लहर का जो लहरी है वो जयपुर के रंगेज रंगते हैं। और मांगलिक अवसर पर पंचरंगी लहरिया पहना जाता है। मोटड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है, दोनों ओर से एक दूसरे को काटती है, जैसे इस प्रकार से मोटड़ा बनाया जाता है, एक तरफ आड़ी धारियां वाला लहरिया। और फिर बात करते हैं साथियों, कड़ा, लंगर, पायल, घुंघरू, नुपुर, नेवरी, सब के सब पैर के आभूषण है। लपा लपी, किरण बावड़ी गोटे के प्रकार है। जालोर का लेटा गांव प्रसिद्ध है खेसले के लिए। और अजरक प्रिंट व मलिर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और लाल और नीले रंग की छपाई इसमें होती है। और मलिर काला व कथई रंग का प्रयोग इसमें किया जाता है। और यह बालोतरा की प्रसिद्ध है। फिर बात करें साथियों, तारकसी के लिए प्रसिद्ध है नाथ द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पित्तल, तांबल, चांदी के तारों में लकड़ी में जड़ा जाता है ये। फिर आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कटकी है। ये आदिवासियों की जो होती है लड़कियां अनमेरिड वो पहनती हैं। फिर बात करते हैं थेवा कला प्रतापगढ़ का। और प्रतापगढ़ सोनी परिवार प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ का। और कांच पर चांदी या सोने के सूक्ष्म चित्रांकन की कलाओं को क्या कहते हैं? थेवा कला। फिर पछेवड़ा की बात करें, ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है सर्दियों में, और शाल जिसको बोलते हैं। और सीकर जिले का खंडेला गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिलती है? जोधपुरी कोट को। ये लो, दो टॉपिक हो गए कंप्लीट। फिर बात करते हैं लोक नाट्य और लोक नृत्य करते हैं साथियों, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध? दौसा का, लालसोट दौसा का। डपाली ख्याल अलवर भरतपुर का। रम्मत जैसलमेर बीकानेर का प्रसिद्ध है। चार बेत टोंक का। तमाशा जयपुर का। नौटंकी भरतपुर और धौलपुर का। फिर से देख लो, इंपॉर्टेंट है, चार बेत पूछा गया, चार बेत टोंक, चार बेत टोंक, तमाशा जयपुर का। रम्मत है वो जैसलमेर बीकानेर का, ठीक है। फिर साथियों बात करते हैं कि अली बख्शी ख्याल मुंडा और खेरथल तिजारा के अली बख्श के समय प्रारंभ। और कन्हैया ख्याल की बात करें, करौली सवाई माधोपुर दौसा प्रस्तुत करता है, मेडिया कहलाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों हेला ख्याल की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट कितनी बार पूछा गया है? लाल सोट दौसा सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है, हजारों बार पूछा गया है प्रश्न। बम, नौबत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और विशेषता इसकी बात करें तो हेला देना, एक लंबी टेर में आवाज देना, जैसे रामू, इस हिसाब से ना। फिर बात करते हैं शेखावटी ख्याल, जिसको चिड़ावा ख्याल बोलते हैं। शेखावटी ख्याल प्रवर्तक है पंडित नानूराम। लोकप्रिय किया दुलिया राणा ने किया था। नानूराम के जो शिष्य है दुलिया राणा, इन्होंने इसको लोकप्रिय किया शेखावटी ख्याल को। और प्रमुख ख्यालें और देख लो, हीर रांझा, जयदेव, ढोला मरवण, आला देव, और जयदेव कलाली हो गया, ठीक है ना, हरिचंद, ये सब के सब ख्यालें हैं। फिर बात करें साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुर्रा कलंगी।
तुर्रा शिव का प्रतीक है, कलंगी माता पार्वती का, और तुर्रा कलंगी है चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध में। और प्रवर्तक की बात करें तो तुकनशीर व शाह अली है। और प्रमुख ख्यालें की बात करें तो सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पुरणमल और कृष्ण लीला। फिर साथियों बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया कुचामणी ख्याल। और कुचामणी ख्याल की बात, इसका रूप ओपेरा होता है। ओपेरा क्यों होता है, इससे लो कुचामणी, कुचामणी ख्याल पहले तो इनके प्रवर्तक देखो लच्छीराम, कुचामणी से लो कुचर नहीं करेगा वो लक्षण करेगा वो लच्छीराम, ये याद रहे जो प्रवर्तक। और खुले मंच पर प्रदर्शन किया जाता है ये, और इसका रूप ओपेरा होता है। ओपेरा इसलिए होता है क्योंकि इसमें ना जो लेडीज लड़कियां होती है, स्त्रियों का जो करते हैं ना अभिनय, वो लड़के करते हैं, लड़के बन के उनके कपड़े पहन लेते हैं लड़कियों का, इसलिए इसको ओपेरा कहते हैं। पूछा गया ओपेरा वाला, पूछा गया अभी पीछे पूछा गया था, ठीक है ना। और लच्छीराम ने ख्यालें कौन कौन सी लिखी, चांद नीलगिरी लिखी, मीरा मंगल, राव रीडमल। और नर्तक ही गाने गाते, इसमें ढोल सहनाई सारंगी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ठीक है। अभी इसे जो मैं ये करवा रही हूँ, ये पेज मैंने करवाया था रीड से पहले, और इसी पेज से ही प्रश्न बन गए थे जो अभी इससे पहले वाला मैंने बताया था। इससे पहले ना एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं साथियों, फिर अपने ये कर लेंगे। देखो चलो ये एक बार चले देते हैं। देखो हेला ख्याल की बात करें, लाल सोर सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध हेला ख्याल, प्रवर्तक शायर हेला है। और रम्मत की बात करें तो साथियों, रम्मत देखो होली के अवसर पर किया जाता है बीकानेर में, ठीक है, जैसलमेर और बीकानेर का प्रसिद्ध है। और संगीत लोक नाट्य है रम्मत, और रम्मत का अर्थ है रमने वाला। और रमतों का जो प्रारंभ होता है वो फक्कड़ दाता की रम्मत से। पाटा संस्कृति है एक, वो बीकानेर में रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के जो बड़े तख्ते होते हैं जिनको पाटा कहते हैं, उन पर किया जाता है। पाटा संस्कृति बीकानेर में रम्मत का प्रदर्शन है वो। और रम्मत के मुख्य कलाकार बातें तो टेरिये कहलाते हैं, और रम्मत खेलने वाले खेलार कहलाते हैं। जैसलमेर में तेज कवि ने श्री कृष्ण कंपनी नाम से रमतों का क्या अखाड़ा प्रारंभ किया था। और रम्मत के कलाकार हैं मनीराम व्यास, फागु व्यास इंपोर्टेंट है, सुआ महाराज, सकमल, तुलसीदास। फिर बात करें साथियों तमाशा की, मूलतः तो ये महाराष्ट्र का और जयपुर का प्रसिद्ध है वैसे। और जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह द्वितीय के काल में शुरू होता है तमाशा। प्रवर्तक है तमाशा के वंशीधर भट्ट, ध्यान रखना। और प्रमुख तमाशा की बात करें तो जोगी जोगन जूठन मियाँ है ये। प्रमुख कलाकार की बात करें तो फूलजी भट्ट। तमाशा के कलाकार कौन है, फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट। फिर बात करते हैं स्वांग साथियों, जो बहरूपिया होते हैं जिनका रूप धारण करते हैं वो स्वांग कहलाते हैं। प्रसिद्ध कलाकार स्वांग के हैं जानकी लाल भांड, भीलवाड़ा के 2004 में इनको पद्मश्री मिला हुआ। और परशुराम भांड है केलवा राजमंद के, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों नौटंकी भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। और राजस्थान में प्रचलित श्री भूरीलाल बिन से संबंधित और प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात करें तो गिरिराज प्रसाद कामा के और रामदयाल शर्मा है। भरतपुर के 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है इसमें। फिर बात करते हैं साथियों भवाई की उत्पत्ति गुजरात से, मुख्य क्षेत्र मेवाड़। आदि पुरुष भागाजी जो जाट है वो है, इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई, ठीक है। और व्यवसायिक नृत्य है ये, नाट्य है भवाई। और प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो पुष्पा व्यास है ये, और एक अस्मिता काला है जयपुर की, और पुष्पा व्यास जोधपुर। और गिनीज अस्मिता काला है, गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम है 11 मिनट के रख करके इन्होंने, ठीक है इनका। और फिर है गवरी, जिसको राई बोलते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के पुरुषों का नाट्य है गवरी। राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य और लोक नाट्य का मेरू नाट्य कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका इस पेज पर, ठीक है, एक बार आप देख लो। अब साथियों बात करते हैं लोक नृत्य की, इसमें किस किस प्रकार के। देखो राजस्थान में 2 प्रकार के लोक नृत्य होते हैं, एक तो क्षेत्रीय लोक नृत्य, एक जनजातीय लोक नृत्य। देखो क्षेत्रीय लोक नृत्य में जो आता है अग्नि नृत्य आता है, घूमर, कच्ची घोड़ी नृत्य आता है, व्यवसायिक नृत्य है, ढोल नृत्य आता है, गुड़ला नृत्य आता है, तेरह ताली नृत्य आता है, चरी नृत्य आता है, भवाई नृत्य। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्यवसायिक नृत्य कौन कौन से, वहां से भी ऐसे पूछा जा सकता है कि जो व्यवसायिक नृत्य है वो कौन कौन से थे, पैसा कमाने के लिए जो किया जाता है। चरी नृत्य, भवाई नृत्य, गीदड़ नृत्य, बम नृत्य, नार नृत्य, डांडिया और चंग डफ जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे क्षेत्रीय लोक नृत्य, जिसमें बिंदोरी आ जाता है, गरबा नृत्य, डांग नृत्य, लांगुरिया नृत्य और भैरव नृत्य जिसको मयूर बोलते हैं। अब जनजातीय लोक नृत्य में आता है साथियों ये बिल्लों के नृत्य है जिसको गवरी नृत्य बोलते हैं, राई नृत्य, गे नृत्य, हाथी मना, द्विचक्री, नेजा, युद्ध जिसको घुमरा नृत्य बोलते हैं। फिर ये ग्रासियों के नृत्य, वाला नृत्य, कूद, लूर नृत्य और मांदल, जवारा, गोर, रायन, गरबा, ये सब के सब। और नट जाति के नृत्य कठपुतली है, ध्यान रखना। बंजारा जाति का नृत्य कौन सा है, मछली नृत्य, लंबाड़ी। और फिर बात करते हैं साथियों कंजर जनजाति के नृत्य की बात करें, चक्री नृत्य,
और धाकड़। और कथोड़ी जनजाति के नृत्य होली, मावलिया और गुर्जर जनजाति का चरी नृत्य। अब कालबेलियों के नृत्य देख लो, संकरिया प्रेम आधारित युगल नृत्य कहानी पर, और पणिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य है, और बागड़िया इंडोनी कालबेलिया नृत्य, सब के सब कालबेलिया जाति के नृत्य। फिर शहरी जनजाति के नृत्य शिकारी, लहंगी, सांग नृत्य। मैंने ट्रिक से भी करवा रखे, आप लोक नृत्य की निकालोगे ना तो गुदारा करनी क्लासेस लोक नृत्य निकाल के देख लो, चाहे आप कुछ भी वेशभूषा आभूषण पढ़ो तो आपको मिल जाएंगे सब के सब, ठीक है। तो शिकारी, लहंगी, सांग नृत्य, बिछवा, जेला जो फसल पकाई के समय किया जाता है, और ये सब के सब शहरी जनजाति के नृत्य। मेव जाति का रतवई रणवाजा मेवात क्षेत्र में। अब साथियों बात करते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य, ठीक है, कौन सा? तेरह ताली नृत्य। इसके उद्भव की बात करें तो पादरलागाम पाली, तेरह ताली पाली ऐसे लो, पादरलागाम पाली। व्यवसायिक नृत्य ये पैसा कमाने के लिए किया जाता है, और कामर जाति की महिलाओं द्वारा। भाई तेरह ताली नृत्य से इतनी बार प्रश्न यही चीजों से बार बार पढ़ा जा रहा है, तो तेरह ताली नृत्य रट लेना। और कामर जनजाति की महिलाओं द्वारा रामजेव जी के मेले पर किया जाता है। प्रमुख जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं इसमें चौतारा, मंजीरा, चिमटा, तानपुरा और करतालिये बजाए जाते हैं। फिर मुख्य कलाकार देखो तेरह ताली नृत्य की मांगी बाई मोनी लक्ष्मण दास कामड़ है। इसमें 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे है वो कोहनियों में, 2 हाथों में, टोटल कितने 13 मंजीरे पहनकर महिलाएं बैठ करके नृत्य करती है, और पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। रट लो इसको, ठीक है, रट लो साथियों। फिर है चंग डफ नृत्य, शेखावटी के पुरुष है वो होली पर करते हैं, वाद्य यंत्र चंग डफ बजाए जाते हैं। फिर है बुआई नृत्य, इंपॉर्टेंट है, देखो बुआई नृत्य इस हिसाब से मटके रखेगी ऊपर। और बुआई नृत्य की बात करें तो क्षेत्र उदयपुर, प्रवर्तक बागाजी नानोजी है, बुआई जाति द्वारा किया जाता है, और स्त्री और पुरुष दोनों करेंगे भाई, अकेली स्त्री नहीं करेंगे। पूछिए आपको बुआई नृत्य क्या स्त्री पुरुष दोनों करते हैं या स्त्री करते हैं, कुछ भी आजकल ऐसे प्रश्न बनने लगे हैं ज्यादातर। एक तो जैसे कि ये पूछा जाता है कि स्त्री या पुरुष कौन कौन करते हैं, किसका नृत्य है ना, किस अवसर पर किया जाता है, ये प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये बुआई नृत्य भी व्यवसायिक नृत्य पैसा कमाने के लिए किया जाता है। क्यों कर रहे हैं भाई, इतने मटके रख रख के पैसा कमाने के लिए बेचारे कर रहे हैं, इतने औखे हुआ है भाई हैं। और सिर पर 7 या 9 मटके रख कर नृत्य किए जाते हैं, ध्यान रखना। और सिर पर मटके रखकर नृत्य करना, गिलास, थाली, प्लेट पर नृत्य करना, और मुंह में रुमाल उठाना आदि क्रियाएं करते हैं। तो इतनी जो क्रिएटिविटी करते हैं साथियों, ये क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए इतने करते हैं। आप लोग कर लोगे क्या बिना पैसे के? कौन औखा होगा भाई, है कोई को नहीं हुआ। तो कलाकार है रूप सिंह शेखावत, अस्मिता कला जयपुर की, ये ध्यान रखियो, ठीक है। दयाराम, तारा शर्मा और कृष्णदास व्यास संगाणी, याद रखना। बुआई नृत्य वाई अस्मिता कला जयपुर की, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, कृष्णा व्यास छंगाणी। और अस्मिता कला इन्होंने 111 मटके रखकर बुआई नृत्य किया, गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज, ठीक है। फिर बात करते एक श्रेष्ठा सोनी भी है। फिर बात करते साथियों जो प्रवीण प्रजापत है, इन्होंने भी गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। बुआई नृत्य के क्षेत्र में महारत रखने वाले हैं ये। 18 गिलासों को रखकर 3 मीटर आगे इटली पीछे की और बैलेंस बनाते हुए, इतना मतलब इस हिसाब से बैलेंस बनाया इन्होंने, और चलकर पूरी तरह इन्होंने ये कारनामा दिखाया। प्रवीण प्रजापत, ध्यान रखना, 18 गिलास, और अस्मिता कला 111 मटके। इसी क्लास में सभ्यताएं भी करवा दूंगी आपको, सारी की सारी सभ्यताएं भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो साथियों बस आप जुड़े रहना, चाहे आप 1 घंटा देख लिया, 1 घंटे में थक गए हो तो पानी पी करके, खाना खा करके वापस देख लेना। इस क्लास से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, प्रश्न मिल जाएंगे आपको क्लास से, ठीक है ना। तो अब साथियों बात करते हैं घुड़ला नृत्य। राव सातलदेव के काल में शुरू होता है घुड़ला नृत्य, ठीक है। लोक नृत्य से मैंने फुल लिया है, फुल डिटेल से लिया है, 3-4 पेज आ जाएंगे जिसमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। और मुख्यतः मारवाड़ में, लेकिन संपूर्ण राजस्थान में ये नृत्य की बात करें तो रूपायण संस्थान बोरुंदा के कोमल कोठारी ने नृत्य का संरक्षण दिया। तो घुड़ला नृत्य को संरक्षण दिया कि इन्होंने, रूपायण संस्थान बोरुंदा के जो कोमल कोठारी है इन्होंने इनको संरक्षण दिया। और ये नृत्य जोधपुर में महिलाओं द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है, इतना ध्यान रख लेना। और इस स्त्रियों का जो सामूहिक नृत्य, इसमें छितित मटका होता है जिसे सिर पर रख उठा कर सुंदर श्रृंगार कर स्त्रियां नृत्य करती है, और जिसमें दीपक जलता है, और मटके को घुड़ला कहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों नाहर नृत्य, मांडल भीलवाड़ा का नृत्य है। और नर्तक है वो अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर का क्या करते, स्वांग करते हैं। और सिंगों वाले शेर जिसको बोलते हैं नाहर का स्वांग करते हैं। और नृत्य का आरंभ खुर्रम शाहजहां के समय और होली के 13 दिन बाद ये आयोजित होता है। ये ध्यान रखना है कहाँ का, मांडल भीलवाड़ा का नाहर नृत्य। फिर चरी नृत्य साथियों किशनगढ़ अजमेर में, और ये गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य इंपॉर्टेंट है, ये टोकनी रखकर करती है चरी नृत्य, ठीक है। तो
जो गुड़ला नृत्य कर रही है ये देखो छिद्रित मटका रख करके कर रही है। और चरी नृत्य है ये टोकनी रखेगी, और कौन सी, गुर्जर जाति की होगी। टोकनी रखेगी चरी नृत्य पर, जाति गुर्जर की होगी, ये ध्यान रखना। और चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। टोकनी होती है ना जो चरी बोलते हैं जिसको टोकनी, उसमें। और सिर में टोकनी चरी रख कर नृत्य, यानी कि टोकनी जिसको चरी बोलते हैं वो रख कर करते सिर पर। और मुख्य कलाकार देखो चरी नृत्य के फल्गुबाई किशनगढ़ की, सुनीता रावत श्री मोहनगढ़ किशनगढ़ की, ठीक है। और बम नृत्य की बात करें साथियों, बम नृत्य भरतपुर अलवर का, ये भी पूछा गया है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर अलवर का। फागुन माया होली में नई फसल आने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है, बम नृत्य। और वाद्य यंत्र बम नगाड़ा है, और रसिया गीत गाए जाते हैं, इसलिए बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। और एक प्रश्न ढोल से पूछा गया, कौन सी शैली में बजाया जाता है, थाकड़ा शैली में, तो वो भी ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों घूमर, राजस्थान का राज्य नृत्य, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं इसको, लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं। गणगौर पर सर्वाधिक किया जाता है, और केवल महिलाओं द्वारा घूमर किया जाता है। नृत्यों के दौरान 8 अंग का निर्माण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, स्वाई कहते हैं। और इस नृत्य का जो विकास है वो भील जनजाति ने किया, और नृत्य का शुद्ध रूप राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। और नृत्य की विशेषता हाथों का कला, जो लचकदार संचालन है, लचकदार संचालन से ये करती है, हाथों का इस तरीके से होता है इनका। और घूमर में वाद्य यंत्र ढोलक, मंजीरा, नगाड़ा, शहनाई ये बजाए जाते हैं। और घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी ने बंबई में की, ठीक है। फिर मुख्यतः 3 प्रकार के प्रचलित है, देखो महिलाओं द्वारा किया जाता है उसको घूमर बोलते हैं, ग्रास्य जनजाति की महिला करती है उसको लूर बोलते हैं, और बालिका द्वारा किया जाता है उनको झुमरिया बोलते हैं। अब साथियों प्रश्न बना हुआ 2017 में, मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के प्रमुख कलाकार है। मांगी बाई और लक्ष्मण दास है तेरहताली नृत्य के, और बाबा रामदेव की आराधना में किए जाने वाला नृत्य तेरहताली, ये भी पूछा गया है। और किस लोक नृत्य में डफली, दुर्लियो, खंजली, पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, 2021 में पूछा गया, कालबेलिया। अब साथियों बात करें डांडिया नृत्य, मारवाड़ क्षेत्र का। होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है, और गीतों में बडली गांव, जोधपुर के बेरुंजी का गुणगान किया जाता है गीतों में। और लांगूरिया नृत्य की बात करें साथियों, मीणा जनजाति द्वारा और केला देवी माता मंदिर पर यह किया जाता है। बिंदोरी नृत्य की बात करें, झालावाड़ में होली पर पुरुषों द्वारा, बिंदोरी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। महिलाओं का पूछे तो आपको ध्यान रखना, बिंदोरी नृत्य पुरुषों द्वारा होली पर झालावाड़ में। और डांग नृत्य की बात करें तो साथियों डांग नृत्य है नाथ द्वारा में होली के अवसर पर किया जाता है, और डांग नृत्य दोनों का है। अब ऐसे लोग पति पत्नी होते हैं ना, वो लड़ भी लेंगे, डांग लेकर भी लड़ लेंगे, अकेला नहीं लड़ेगा, पति पत्नी का एक दोनों को सरता भी नहीं है, और लड़ाई करने में मजा भी आता होगा तो डांग लेकर के करेंगे, बेस याद रख लेना। डांग नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का। वाद्य यंत्र की बात करें, ढोल, थाली, मांदर बजाया जाता है। गरबा नृत्य की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा का, और नवरात्रों पर किया जाता है। गरबा ध्यान रखना, नवरात्रों पर किया जाता है, पुरुष मूल रूप से गुजरात का है, ठीक है। और भैरव नृत्य जिसको म्यूर नृत्य बोलते हैं, ये ब्यावर में और बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे की बिरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य कहलाता है। फिर बात करते हैं साथियों पेंजन नृत्य है, ये बागड़ में। और दीपावली की ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पेंजन नृत्य दीपावली जितने भी आपने किया है उनका ये ध्यान रखना कि कौन सा होली के अवसर पर, कौन सा दीपावली के अवसर पर, कौन सा कब किया जाता है, ठीक है ना। तो अब मैं एक बार फिर से बता दूं कि डांडिया होली के बाद, पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती होली के बाद में। और जो है ये बिंदोरी नृत्य, ये होली पर, बिंदोरी नृत्य होली पर। और साथियों बात करें गरबा नृत्य नवरात्रों पर किया जाता है, गरबा नृत्य नवरात्रों पर। और बात करें पेंजन दीपावली पर। और जो झूमर नृत्य है हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है महिलाओं द्वारा। और लूम्बर नृत्य ये होली पर, लूम्बर होली पर जालौर में किया जाता है महिलाओं द्वारा, लूम्बर महिलाओं का, ठीक है। और झांझी नृत्य की बात करें मारवाड़ में महिलाओं द्वारा। सूकर नृत्य दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा। भैरव नृत्य जिसको म्यूर बोले हैं, ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बिरबल, ये मैंने बता दिया। यहाँ पर ये प्रश्न आ जाते हैं इनके, लोक नृत्य के करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी और ये भी प्रश्न है, ये थोड़े से और रह गए, इनको कर लेते हैं, फिर फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। देखो अब भील जनजाति के नृत्य देखो, भील जनजातियों के रह गए। भील जनजातियों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गवरी जिसको राई नृत्य बोलती है, ये रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। गवरी नृत्य की रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होकर कितने 40 दिन चलेंगे। और मेवाड़ में किया जाता है गवरी नृत्य मेवाड़ का, और भील पुरुषों द्वारा किया जाता है मेवाड़ में, और भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। गवरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है, और इसे लोक नृत्य का मेरू नृत्य भी कहते हैं। और ये शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित गवरी नृत्य है। और शिव को पुरिया या बुढ़िया कहते हैं नृत्य का मुख्य पात्र जो। और झामटिया नाम का पात्र पूछे कविता बोलता है, उसे दोहराने वाला होता है, वो खड़किया कहलाता है। और नाटक का सूत्रधार पूछे तो कुटकुड़िया। और अन्य पात्रों को खेला या खेलिया बोलते हैं। और नृत्य है वो थाली मांदल के साथ किया जाता है। और ये चीजें इसमें आ गई, कोई बात नहीं है इनका। और फिर बात करते हैं साथियों गैर नृत्य वीर पुरुषों द्वारा। देखो गवरी नृत्य पूछे
तो भी भील पुरुषों द्वारा गैर नृत्य, ये भीलों के है। देखो भील जनजाति के नृत्य आ रहे हैं तो गवरी पुरुषों का है भीलों का, और गैर नृत्य भी पुरुषों का है। होली के अवसर पर यह किया जाता है, ध्यान रखना। और जो ये किया जाता है गवरी नृत्य, ये रक्षाबंधन के अगले दिन 40 दिन तक चलता है, ठीक है ना, शुरू होगा अगले दिन से रक्षाबंधन के 40 दिन तक चलेगा। और गोल घेरे में नृत्य, गैर नृत्य की बात करें होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा गोल घेरा होगा, इस हिसाब से गोल घेरा, और इसमें नृत्य करने के कारण से गैर तथा नृत्य करने वाले को गेरिया कहते हैं। और प्रमुख वाद्य यंत्र थाली, ढोल, बांकिया, और नर्तक के हाथ में छड़ी जिसको खांडा कहते हैं, और विशेष पोशाक पहनते हैं उसको औंगी कहते हैं। मेवाड़, उदयपुर, कनानागाम, बालोतरा का प्रसिद्ध है, और नृत्य के समय पैरों में रमजोल घुंघरू की पट्टी पहनते हैं। द्विचक्री, ये भीलों का है, पुरुष और महिला दोनों का। द्वि नाम हमारा द्वि से वैसे ही कर लोगे, चक्री चलाते हैं पुरुष और महिला दोनों, ऐसे याद रखना। विवाह पर 2 चक्र बनाकर करते हैं। भाई थोड़ा जल्दी इसलिए फटाफट बोलना पड़ रहा है, थोड़ा सा आपको समझ ना लग रहा होगा, पर जब वैसे तो मैंने धीरे धीरे करवा रखी सारी क्लासेज, आप देख सकते हो जो जो टॉपिक ना करा हुआ। और यहाँ पर एक रिवीजन है तो थोड़ा जल्दी करोगे तभी इतना होगा सारे टॉपिक। फिर बात साथियों नेजा, भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन कौन, लड़कियां हाथों में छड़ी कोरडे लेकर के नारियल उतारने वाले पुरुषों पर मारती हैं। फिर भीलों के अन्य नृत्य की बात करें, घूमरा हो गया, युद्ध नृत्य हो गया, हाथी मना हो गया। और हाथी मना की बात करें तो हाथी मना पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, और घुटनों के बल बैठ करके तलवार घुमाते हुए करते हैं हाथी मना नृत्य। और नकली जैसे लगता है नकली युद्ध हो रहा है, नकली युद्ध सा लगता है। फिर कालबेलिया जाति के नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल, और जिसको स्नेक चार्मर डांस बोलते हैं। खंजरी, डफली, पुंगी, गुरलियो, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है इस नृत्य में। नृत्य देखो संक्रिया नृत्य है, पणिहारी, बागड़िया, इंडोरी, ये कालबेलिया जाति के नृत्य संक्रिया, पणिहारी, बागड़िया, इंडोरी। जो संक्रिया नृत्य है युगल नृत्य है प्रेम कहानी पर, पणिहारी भी युगल नृत्य है पणिहारी गीत पर। फिर बात करते हैं साथियों प्रसिद्ध नृत्यांगना की गुलाबो सपेरा, 2016 में पद्मश्री से सम्मानित, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कालबेलिया जाति से पूछे जाते हैं। फिर बात करें साथियों ग्रास्य जनजाति के नृत्य, ग्रास्य जनजाति के वालरा, कूद, लूर, मोरिया, मांदल, गोर, रायण, गरबा, जवारा। कूद नृत्य की बात करें तो महिला और पुरुष ताली बजाते हैं इसमें, और यह नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो बिना पूछ ले कि कौन सा नृत्य, 4-5 नृत्य दे दे, कौन सा यंत्र बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, तो भाई कूद रहे हैं ऐसे लोग, कूद नृत्य ऐसे लोग कूद रहे हैं, याद करना आपको, कूद रहे हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र होगा। वालर नृत्य की बात करें, इसमें भी कोई वाद्य यंत्र नहीं किया जाता प्रयोग, वालर में कूद में कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। और जो वालर नृत्य है ये पुरुष और महिला दोनों का होगा, वालर नृत्य पुरुष और महिलाओं का, ग्रास्य पुरुष और महिलाओं का। और बाहर के अर्धवर्त में पुरुष नृत्य करते हैं, अंदर अर्धवर्त में महिलाएं, अंदर ऐसे करती है, इसलिए महिलाओं को शेप रखना जरूरी है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। शहरी जाति के नृत्य की बात करें तो शिकारी, लहंगी, बिछवा, जेला, सांग नृत्य। मीणा जनजाति के नृत्य रस्सिया, सूंगनी और अन्य नृत्य देखो कथक नृत्य, इनके प्रवर्तक है बानूजी महाराज, और राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज, और थाली नृत्य बाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है। ये एक पे साथियों यहाँ पर प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद में सभ्यता स्टार्ट कर देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कुछ ये कर लेते हैं, गवरी लोक नृत्य किस कथा पर आधारित है, शिव भस्मासुर, ध्यान रखना, ठीक है। 10th बुक के कुछ प्रश्न है यहाँ पर। और गवरी लोक नाट्य की बात करें तो मुख्य पात्र बुढ़िया, और झामड़िया लोक भाषा में कविता पाठ करता है, और गवरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं, अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। रम्मत मुख्य रूप से कहाँ विजित होती है, रम्मत बीकानेर और जैसलमेर में। श्री कृष्णा कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा किसने चलाया, तो ध्यान रखना तेज कवि ने चालू किया था, श्री कृष्णा पंचमी के नाम से रम्मत का अखाड़ा। और सन 1943 में तेज कवि और जैसलमेरी ने स्वतंत्र बावनी की रचना किसे भेंट की, तो महात्मा गांधी को की। और बीकानेर में रम्मत प्रसिद्ध देखो किसकी है, आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रमत है, और विश्वों की चौक की चौबेल नौटंकी की रमत, और बीकाणी व्यासों की चौक की जमुना दास की जी की रमत है, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों, चार बेट टोंक जिले का प्रसिद्ध है, चार बेट पूछा गया, चार बोन किसका, कौन से जिले का, टोंक जिले का, ये प्रश्न पूछा गया है, चार बेन टोंक। और लोक नाट्य में गायक डफ बजाता है, इसका प्रारंभ टोंक के नवाज जो फैजुल्ला खां है शासन में किया गया, और करीब खान निहंग द्वारा किया गया, ठीक है। और फिर बात करते हैं नकाब पोष, बसंत, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, राजा, भर्तहरि किस लोक नाट्य के प्रसिद्ध है, तो ये सब के सब नौटंकी भरतपुर, ठीक है। फिर बात करें राजस्थान में रासलीला का मुख्य स्थल रहा, तो अशेलपुरा, फुलेरा, हरदोना, गोंडा। और दूल्हे की बारात जब लड़की वाले यहाँ से चली जाती है, यानी कि दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहाँ से चली जाती है, तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है उसे कहते हैं टूंटिया। पीछे से लगता है ना दोबारा शादी कर रहे हैं दूल्हे दूल्हे की, उसको टूंटिया, टूंट की, खोड़िया बोलते हैं। परशुराम
केलवा के और जानकीलाल भांड भीलवाड़ा के, इनका संबंध किस लोक नाट्य से? स्वांग से है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जानकीलाल भांड का स्वांग से, परशुराम का स्वांग से। कन्हैया ख्याल प्रसिद्ध है करौली सवाई माधोपुर दौसा की, और डपाणी ख्याल अलवर की प्रसिद्ध है, और किशनगढ़ी ख्याल किशन की, अली बख्श ख्याल मंडावर खिरथल तिजारा की। ये 10th के 2-4 क्वेश्चन और देख लेते, उसके बाद में सभ्यता देख लेते हैं। देखो, विवाह से पूर्व वर को रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है, वहां से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? बिंदोड़ा गाया जाता है। और मायरा, हथलेवा, जिमनवार, कंवर कलेवा और कांकड़ डोरा हो गया, जड़ा जुलाई जुआ जुआई हो गया, तोरण हो गया, बिंदोड़ा, ये लोकगीत है वो विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। वधु के घर की स्त्रियां द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाए जाने वाला गीत जला बोलते डेरा देखने वाले से, और जादू टोना से संबंधित गीत गाए जाते हैं कामण। अब साथियों अपने करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, ठीक है ना, एक ही क्लास में अपने कर लेंगे सभ्यताएं। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़ की घग्गर नदी किनारे, ठीक है। और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं देखो, कालीबंगा, आड़, गणेशपुर, बालाथल, विराट इत्यादि, और जो जितनी भी है ये सब पढ़ेंगे अपने, ठीक है ना। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो शाब्दिक अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियां, और सबसे पहले इनकी जानकारी दी वो LP टेसीटोरी ने दी थी। और कालीबंगा में उत्खनन का कार्य देखो भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली द्वारा किया गया, और यह सभ्यता वैदिक कालीन सरस्वती द्वादशी नदी घाटी में फैली हुई है। वर्तमान में घग्गर नदी और कालीबंगा की खोज की बात करें, खोज घोष किसने? अमलानंद घोष ने 1952 में, ये 2nd ग्रेड में पूछा गया 2010 में। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की बुक में 1951 में खोज बताया गया, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो 1951 या 1952 में आए तो ध्यान रख लेना। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की। और कालीबंगा का सर्वप्रथम विस्तार उत्खनन जो कार्य, विस्तार से उत्खनन कार्य है वो, कालीबंगा का जो उत्खनन सर्वप्रथम विस्तार किया गया वो बीबी लाल BK थापर, ठीक है। और बीबी लाल यानी कि ब्रजवासी लाल, BK थापर यानी कि बालकृष्ण, ये पूछा गया है 2nd ग्रेड में। और जो उत्खनन कार्य है वो 1961 से 1969 ईस्वी में। और फिर बात करते हैं साथियों, और साथ में देखो किनके द्वारा किया गया उत्खनन, देखो बीबी लाल, BK थापर तो है, ठीक है। अब कालीबंगा, काली से काला, काला माल खाकर आ गया तो बीबी हो गई लाल, और BK थापर मारा, इसे भी ले लो चाहे। और फिर श्री MB खरे, MB बहुत खरे थे, MB खरे, श्री वास्तव में ही खरे थे, SP जैसा अपना रोब रखते थे, तो ऐसे याद रख लेना, MD खरे। और KM श्रीवास्तव SP जैन द्वारा उत्खनन किया गया, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया। फिर बात करते हैं साथियों कि कालीबंगा, ये भी पूछा गया कि कालीबंगा में उत्खनन का कार्य 5 स्तर में किया गया, व्याख्याता 2022 में पूछा गया। कालीबंगा से साक्ष्य मिले, अवशेष कौन कौन से मिले कालीबंगा से? भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नाली के अवशेष मिले हैं, प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले, जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, एक साथ 2 फसल आने के समय, यानी कि दोहरे जूते हुए खेत होते हैं उनके, यानी कि गेहूं और जो डबल जूते हुए, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हाथी के दांत की कंघी के, ये सबके सब साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। और देखो साथियों ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो कालीबंगा सभ्यता को पहले तो देखो क्या क्या नाम, सिंधु सभ्यता आ जाए, हड़प्पा सभ्यता आ जाए, कालीबंगा सभ्यता का नाम देखो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का सहयोगीन सभ्यता आ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों कालीबंगा से मिले प्रमुख जो अवशेष है, तांबा, सेलखड़ी, मिट्टी की मोहरे, एक पल्ली का दरवाजा मिला हुआ है, अंडाकार चिरायु कबर मिला हुआ है इस तरह का, 7 आयत आकार हवन कुंड, सामूहिक तंदूर मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला हुआ है ना। मुद्रा पर व्याघ्र व महिला कुमारी देवी का चित्र मिला हुआ है, खिलौना गाड़ी व पहिया, मरण पट्टिका व सिंह युक्त देवताओं की आकृति, युगल समाधियां मिली हुई है, समकोण प्रकार की सड़कें मिली हुई है, ग्रिड पत्ती की अलंकृत ईंटें मिली हुई है, ऊंट की अस्थियां मिली हुई है। और कालीबंगा सभ्यता से मंदिरों के अवशेष नहीं मिले, ये ध्यान रखना कि कालीबंगा सभ्यता से क्या मंदिरों के अवशेष मिले? नहीं, मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। मातृ देवी की यहाँ से कोई भी मूर्ति नहीं मिली है, मंदिरों के कोई भी अवशेष नहीं मिले, ठीक है। और देखो कालीबंगा में समकोण में जुते हुए खेत दक्षिणी पूर्व के साक्ष्य मिले हैं, 2nd ग्रेड में पूछा गया। कालीबंगा में खेत के 2 पाड़े थे, कम दूरी का उसको चना और अधिक दूरी वाला सरसों का, ठीक है। कालीबंगा की लिपि सिंधु लिपि के समान थी, जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। फिर बात करते हैं साथियों कालीबंगा सभ्यता के 2 भागों में बांटा गया, एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता, एक हड़प्पा सभ्यता। और नोट, पाकिस्तान में कोट दीजी स्थान से कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। फिर बात करते हैं एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी के 6 छिद्र मस्तिष्क शोध वो मिले हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है। और पिगट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वी राजधानी कहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के काल को प्रथम नगरीकरण का युग कहा है। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और कालीबंगा को दीनहीन बस्ती, जिसको गरीबों की बस्ती बोलते हैं, और
क्यों? प्राक हड़प्पाकालीन मकान में कच्ची ईंटों का प्रयोग के कारण इनको दीनहीन गरीबों की बस्ती कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कच्ची ईंटों के प्रयोग किए गए इनके मकानों में। अगर ज्यादा लंबी नहीं हुई क्लास तो हिस्ट्री का देखो, सभ्यता हिस्ट्री भी इसमें अपने काउंट कर रहे हैं, सभ्यता भी कर लेंगे और प्रजामंडल भी मैं आपको करवा दूंगी अगर ज्यादा लंबी नहीं हुई तो, ठीक है? नहीं तो एक और क्लास डाल दूंगी जिन दोनों में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर बात करते हैं साथियों गणेश्वर सभ्यता, ठीक है? गणेश्वर सभ्यता, निवासी इसके माशारी थे। फिर बात करते साथियों उपनाम की बात करें तो इसके उपनाम है ताम्रयुगीन सभ्यता। पूछा गया ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को 2023 में पूछा गया। पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। ताम्र संचय संस्कृति भी पूछा, पीटीआई 2022 में पूछा गया, ठीक है प्रश्न। फिर बात करते साथियों कांटली नदी के किनारे कांटली मौसमी नदी विकसित हो रही है, 2023 में पूछा गया प्रश्न। फिर बात करते साथियों सिक्कर, ये स्थित कहां पर है? गणेश्वर सभ्यता, सिक्कर जिला नीम का थाना, सिक्कर तोरावटी बेशन में। खोज है वो आरसी अग्रवाल रतन यानी कि आरसी अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में की। उत्खनन की बात करें आरसी अग्रवाल विजय कुमार ने 1977-78 में की। ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र आपको पूछा गया है तो गणेश्वर रहा है ताम्रयुगीन सभ्यता का। और गणेश्वर सभ्यता से क्या क्या मिले? मछली पकड़ने के कांटे मिले, तांबे के फर्शे वाणागर मिले हैं और यहाँ से भारी मात्रा में तामागर उपकरण भी प्राप्त हुए, पीटीआई में पूछा गया प्रश्न। और दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन भी मिली है आप गणेश्वर सभ्यता से, ठीक है? फिर बात करते हैं साथियों कि गणेश्वर सभ्यता से 6 प्रकार के मृद भांड की जानकारी मिलती है। 6 प्रकार के मृद भांड कौन से इंपॉर्टेंट है? ये वाला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ये मृद भांड संग्रहण के मर्तबान, क्लस, तसले, प्याले, हांडी, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन प्राप्त हुए जिसे कपि मृद भांड, ये ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं? कपि मृद भांड और कपिश वर्णी मृद भांड, गेरिक जो काले नीले रंग के होते हैं कहते हैं, ठीक है? और फिर बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता। ताम्र पाषाण काल का जो कालक्रम है वो 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है, पीटीआई में पूछा गया है प्रश्न। यहाँ से 99% तक शुद्ध तांबा मिलता है। इस कहानी से ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या कहते हैं? जननी कहते हैं। और गणेश्वर सभ्यता के लोग संभवतः तांबा खेतड़ी व अलवर खोद रीबा खान से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना? ये पेज भी आपका गणेश्वर सभ्यता का हो गया कंप्लीट। फिर बात करते हैं साथियों विराट सभ्यता, ठीक है ना? कोटपुतली बहरोड, विराट सभ्यता है कोटपुतली बहरोड में कहाँ स्थित है? कोटपुतली बहरोड में, उत्तर पूर्व में। विराट सभ्यता की बात करें तो प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी, सेकंड ग्रेड में पूछा गया। विराट नगर की पहाड़ियों में गणेश डूंगरी, एक बार इनको पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ स्थित है विराट सभ्यता? कोटपुतली बहरोड में। और विराट सभ्यता की खोज पूछे आपको, विराट सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1936-37 में ये पूछा गया है प्रश्न, पीटीआई 2023 में। उत्खनन की बात करें तो नील रतन बनर्जी, कैलाश चंद्र दीक्षित ने किया। विराट सभ्यता की बात करें तो खोज व उत्खनन करता दयाराम साहनी विराट के, और नील रतन बनर्जी और जो कैलाश दीक्षित है ये उत्खनन इन्होंने किया। और 1962-63 में भी पूछा गया, ठीक है ना? फिर बात करते हैं साथियों कि विराट से क्या क्या मिले अवशेष? 8 बौद्ध मठ मिले, बेराठ बौद्ध मठ। और विराट से 8 पंचमारक, चांदी के 8 पंचमारक मिले हैं, पंचमारक की मुद्राएं। यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली है। और शंख लिपि के प्रमाण चित्रित दूसर मर्दबांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विराट से चित्रित दूसर मर्दबांड मिले हैं। 6-7 कमरों का खंडहरा भवन मिला है, खंडहरनुमा। और ओकर कलर पात्र शैली की चित्र मिले हैं, ठीक है? उकेरण विधि के मृदबांडों पर उकेरण विधि, जो अशोक स्तंभ मिले हैं, गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं, मिट्टी से बने पूजा मंदिर, मटके, घड़े, कुंडियां, खप्पर, लोटे, थालियां। और विराट से प्रागैतिहासिक काल के अवशेष, मौर्य काल के अवशेष, मध्यकालीन अवशेष मिलते हैं। और सूती कपड़ा 2023 में पूछा गया है, सूती कपड़ा हाथ से बुना हुआ, ये भी विराट से 36 मुद्राएं सूती कपड़े में बंधी हुई मिली है, जिसमें 8 पंचमारक और 28 यूनानी है और 16 पुरानी मिनेटर की, ठीक है? अब बात करते हैं साथियों कि विराट सभ्यता प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ये ध्यान रखना कि विराट सभ्यता कहाँ की राजधानी थी? प्राचीन समय मत्स्य जनपद की। विराट नगर की पहाड़ियों में गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी सभ्यता का फैलाव है। और यहाँ बीजक डूंगरी, गणेश डूंगरी, बोमली डूंगरी, हनुमान डूंगरी, ठीक है, ये सब है, यहाँ पर है विराट सभ्यता। और विराट से 1990 ईस्वी में गणेश, बीजक, भीम डूंगरी से चित्रित शिलाशिलाओं की खोज की गई। और विराट की भीम डूंगरी से C.L. कार्लाइल ने 1871 ईस्वी में शंख लिपि से उत्कीर्ण शिलालेख की खोज की। कूट लिपि, गुप्त लिपि यानी कि शंख लिपि, ध्यान रख लेना, ठीक है? फिर बात करते हैं आहड़ सभ्यता, उदयपुर की। आहड़ सभ्यता कौन से जिले में? आहड़ सभ्यता उदयपुर में, बनास संस्कृति बोलते हैं। आहड़ नदी के किनारे देखो, आहड़ बेड़च नदी के तट पर है आहड़ सभ्यता। लगभग 4000 वर्ष पुरानी है और यहाँ से रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं। और प्राचीन काल में ताम्रवती के नाम से जाना जाता था आहड़ सभ्यता।
और साथियों बात करें, इंपॉर्टेंट है कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में आहड़ को आघाटपुर या आघाट तुरक भी कहा जाता है, 2010 में पूछा गया। वर्तमान में आहड़ के स्थानीय लोग इसे धूलकूट के नाम से जानते हैं, 2023 में पूछा गया। और कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता भी थी, ठीक है। तो कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, आहड़ सभ्यता ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता थी। और आहड़ को बना संस्कृति के नाम से जाना जाता है, 2010 में पूछा गया कि बना संस्कृति को किस आहड़ को बना संस्कृति के नाम जाना जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता को जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता को, और आहड़ को बना संस्कृति। फिर बात करते हैं साथियों, गिलुंड भगवानपुरा का संबंध पूछे तो आहड़ सभ्यता 2023 में पूछा गया प्रश्न। और आहड़ सभ्यता लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था, ये भी 2023 में पूछा गया कि लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र आहड़ था। अर्थव्यवस्था थी पशुपालन, और आहड़ वासी गंदे पानी के निकास के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाते थे वो था चक्रकूप, और आहड़ से मिले अनाज रखने के जो बड़े मृद भांड है वो गोरे या कोठे कहलाते हैं। अब साथियों बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि आहड़ सभ्यता की खोज की ऐसे अक्षय कृतिवास ने 1953 में की, सेकंड ग्रेड में पूछा गया। आहड़ का उत्खनन कार्य की बात करें तो रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल, एस.डी. सांकलिया और हंसमुख धीरज, ठीक है, ये थे। रतन चंद्र अग्रवाल 1956 और एस.डी. सांकलिया, हंसमुख धीरज 1961 में उत्खनन कार्य किया। आहड़ का उपनाम देख लो, ब्राह्मण संस्कृति बोलते हैं, ताम्रवती नगरी बोलते हैं जिसको ताम्रवती, आघाटपुर, धूलकोट बोलते हैं। और आहड़ से प्राप्त ये अवशेष मैंने बताए नहीं ना अभी तक, आहड़ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए। देखो, एक मकान में 6 चूल्हे सामूहिक, जिसे कि बोल सकते हैं कि सामूहिक फैमिली थी, है ना। और मिट्टी व पत्थर के मणके 2-3 मुँह वाले चूल्हे हो गए, ठीक है ना, मिट्टी के पत्थर के जिसे बने हुए थे मणके, और मिट्टी के पत्थर के मणके 2-3 मुँह वाले चूल्हे हो गए। मिट्टी से बनी वृष मूर्ति हो गई, वृषभ मूर्ति, और इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र क्या प्राप्त हुआ है, इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता का अपोलो चित्र। फिर उत्खनन के 8 स्तर, पत्थर के सिलबट्टे, आटा पीसने की चक्की, ईरानी शैली की धूपदानी हो गई, तांबा गलाने की बटिया, तांबा की कुलाड़ियाँ, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, बिना हत्थे के छोटे जलपत्र, ये सब यहाँ से आहड़ से प्राप्त हुए हैं। ये लो साथियों, फिर आहड़ के उत्खनन के दौरान 8 स्तर मिले हैं। अब कोई कहेंगे कि हमने तो 3 स्तर पढ़े, 3 स्तर नहीं है, 8 स्तर मिले हैं, जो कि जिन्हें पुरातात्विक सामग्री पर 3 चरणों में बांटा गया। स्तर साथियों 8 है, चरणों में इनको 3 बांटा गया। कौन कौन से है, देखो 3 चरण। एक तो है स्फटिक पत्थरों के प्रयोग व औजार व उपकरण के आधार पर बांटा गया है, ताम्र कांस्य लोहे के उपकरण के आधार पर बांटा गया है, मृद भांड संबंधित सामग्री भवन मिट्टी व काले मुलायम पत्थर के आधार पर बांटा गया, यानी कि 3 चरणों में बांटा गया। स्तर 8 मिले आहड़ उत्खनन से, आहड़ के उत्खनन से, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों, ये आहड़ बनास से संबंधित अन्य स्थल के नाम भी है, भगवानपुरा उदयपुर के आसपास का हो गया, और गिलुंड है वो राजमंद के एक गांव है, आहड़ है वो उदयपुर के पास एक आहड़ नदी के तट पर स्थित है, बलाथल है वो उदयपुर के पास बेड़स नदी के किनारे, ओजियाना भीलवाड़ा जिले में, ठीक है ना। तो अगर आपको पूछ ले कि ताम्र पाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित तो भगवानपुरा, गिलुंड, आहड़, बालाथल, ओजियाना हो गए। फिर साथियों बात करते हैं कि यहाँ थोड़े से कुछ प्रश्न देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, कि गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सिक्कर में प्राप्त। देखो, एक तो कृपशवर्णी पात्र, कपीशवर्णी, जिसको गेरिक मृद भांड बोलते हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, कृपशवर्णी पात्र या कपीशवर्णी या गेरिक मृद भांड, तो गणेश्वर सभ्यता से। जो काले नीले रंग के होते हैं कृपशवर्णी पात्र, कपीशवर्णी। कालीबंगा सभ्यता से लाल मिट्टी के मर्तल मिले जिस पर सफेद और काले रंग की लाइनें खींची हुई, डिजाइनदार से लाइनें बनी हुई है, तो कालीबंगा सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे गए प्रश्न है, ठीक है ना। तो कालीबंगा सभ्यता से लाल मिट्टी के मर्तल जिस पर लाल और काली रेखाएं खींची गई है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, यहाँ से मध्य पाषाणकालीन पत्थर के अवशेष मिले हैं, जिसको माइक्रोलिथ या लघु पाषाणकाल उपकरण कहा जाता है। फिर बात करते हैं रेड सभ्यता, निवाई टोंक, ढील नदी के किनारे उत्खनन की बात करें केदारनाथपुरी और राजस्थान का टाटानगर कहते हैं। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है, 3000 आहत मुद्राएं, लोहा सामग्री के विशाल भंडार मिले हैं, ठीक है। और विराट सभ्यता लोहा युगीन मृद भांड है प्राप्त, तो विराट सभ्यता से लोहा युगीन मृद भांड प्राप्त, उत्तरी काले चमत्कार मृद भांड। इसके 2 पेज और रहते हैं, ठीक है, पहले ये कर लेते हैं अपने, कि बागोर सभ्यता, महासत्यों का टीला कहते हैं बागोर सभ्यता। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है, और भीलवाड़ा में स्थित, कहाँ पर है बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा में। कोठारी नदी के तट पर
कौन सी नदी, देखो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। नदी कौन सी, कोठारी नदी के तट पर। उत्खनन की बात करें तो वीरेंद्रनाथ मिश्र, वैसे बागोर वैसे वीरेंद्रनाथ मिश्र, डॉक्टर एल.एस. लेशिन 1967 से 1969 तक। और बागोर सभ्यता की बात करें तो प्रागैतिहासिक कालीन पशुपालन के अवशेष मिलते हैं। ये अवशेष भारत में प्राचीन माने जाते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हाथ और कान के आभूषण कांच के मिले हैं। यहाँ पर क्या मिले हैं, बागोर सभ्यता से हाथ और कान के आभूषण कांच के मिले हैं। और तांबे के उपकरण, लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए जिन छेद वाली सुई महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और बात करें गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है, कौन से स्थान पर, कौन सी नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे, गिलुंड राजसमंद बनास नदी के किनारे। उत्खनन की बात करें गिलुंड सभ्यता की तो बीबी लाल द्वारा 1957-58 में। और ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल। बालाथल सभ्यता की बात करें तो वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है, बेडस नदी के किनारे। खोज की बात करें तो 1962-63 में हुई, लेकिन मार्च 1993 में प्रोफेसर वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर वी.एस. सिंह, डॉक्टर ललित पांडे, डॉक्टर आर.के. मेहता के द्वारा की गई। फिर नगर सभ्यता की बात करें तो टोंक में स्थित है। उत्खनन की बात करें तो केदारनाथपुरी द्वारा खेड़ा सभ्यता नाम है। और बात करें नगरी सभ्यता की चित्तौड़गढ़। उत्खनन की बात करें आर.जी. भंडारकर, अवशेष नहर सिविजगंज के सिक्के, ठीक है ना। और साथियों बात करें चंद्रावती सभ्यता सिरोही, कहाँ, सिरोही में खोज है कर्नल जेम्स टोड ने। और शिवानी नदी के तट पर। नोह सभ्यता भरतपुर, और जाक बाबा है इनकी प्रतिमा प्राप्त हुई नोह सभ्यता से, और रूपाल नदी के किनारे है। भीनमाल सभ्यता जालौर। उत्खनन की बात करें रतन चंद्र अग्रवाल। फिर बात करें साथियों सोती सभ्यता बीकानेर की। सोती सभ्यता बीकानेर की, इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। रंगमहल सभ्यता की बात करें हनुमानगढ़। और यह सभ्यता सरस्वती नदी द्रववती नदी घाटी में विकसित हुई। उत्खनन की बात करें श्रीमती अनारिन स्वीडन देश के, और 1952-54 में उत्खनन और गांधार शैली के प्रमाण मिले रंगमहल सभ्यता से, और इसे कुषाण कालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जोधपुर सभ्यता है, ये कोटपुतली बहरोड से, नदी साबी नदी के किनारे। सुनारी सभ्यता नीम का थाना। भीनमाल जालौर, और तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा, और ओजियाना सभ्यता बदनौर ब्यावर, और गरदड़ा बूंदी से, ठीक है। और बात करें साथियों, ये फिर देख लेते हैं, एक बार ये देख लो, धूलकोट ताम्रवती नगरी एवं बनास नदी के नाम से सभ्यता, कौन सी सभ्यता को जाना जाता है, आहड़ को आड़ सभ्यता से आगाटपुर सभ्यता नाम से भी, ठीक है। फिर बात करते हैं 11 कमरों में एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह किस सभ्यता से स्थल से प्राप्त हुई, तो बालाथल से। और मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग करना प्रारंभ किया, तांबा से। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित का संबंध पूछे तो विराट से। कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा, दशरथ शर्मा को। और 10वीं-11वीं शताब्दी में आहड़ किस नाम से जाना जाता है, आगाटपुर। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल में बढ़ने से जो समृद्ध बस्ती उजड़ गई है उसे कालीबंगा। और उत्खनन से प्राप्त उपकरणों में पत्थरों की संख्या अधिक होने के कारण प्रारंभिक युग कहलाया प्रस्तर युग। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, आहड़, कालीबंगा, पीलीबंगा, गणेशपुर, गिलोन, बंगोर, नगरी बागोर, ठीक है। ये तो आगे धार्मिक स्थल, ये मेरे को टाइम मिला तो मैं ये ना एक और करवा दूंगी इसकी अपने भाषा, ये बोल यहाँ से प्रश्न बनते हैं भाषा और बोलियों से, ठीक है, राजस्थान की भाषा बोलियों से। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की भाषा बोलियों। देखो उद्भव उत्पत्ति की बात करें तो शोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश हुई 12वीं शताब्दी में, ध्यान रखना। राजस्थान की भाषा का क्रमिक विकास पूछे तो शोरसेनी अपभ्रंश, फिर गुर्जरी अपभ्रंश, और फिर राजस्थानी। डिगल भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है प्राकृत भाषा से। और जॉर्ज ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मिनारिया है, इनके अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्गम पूछे तो नागर अपभ्रंश। उद्योतन सूरी द्वारा रचित ग्रंथ पूछे तो उद्योतन सूरी द्वारा कितनी बार पूछा गया, कुवल्यामाला 18 देशी भाषाओं में, और मरु भाषा शामिल है, पश्चिमी राजस्थान की भाषा। और राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है, बीकानेर में। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। अब बात करें साथियों राजस्थान की भाषा डिंगल व पिंगल शैली, तो दोनों शैलियों में राजस्थान की भाषा डिंगल और पिंगल में डिंगल पश्चिमी यानी कि पिंगल पूर्वी, सॉरी। डिंगल की बात करें साथियों तो डिंगल का उद्गम है वो प्राकृत गुर्जरी से होता है पश्चिमी राजस्थान में, और चारणों की भाषा है विशुद्ध राजस्थानी और गीतों के रूप में। पिंगल की बात करें तो उद्गम संस्कृत शोरसेनी से पूर्वी राजस्थान में बाटों की भाषा और छंद के रूप में। अब बात करें डिंगल शैली के प्रमुख जो ग्रंथ है साथियों वो अचलदास खिचरी वचनिक का, शिवदास गार्डन का है, पूछा गया कितनी अचलदास खिचरी वचनिक का, शिवदास गार्डन का, राजरूपक वीरवान का, ढोला मारू राधुआ कवि कलोल का, और संगत रासो गिरधर आसिया का, ये भी कितनी बार पूछा गया है। अचलदास खिचरी वचनिक का पूछा गया, शिवदास गार्डन, संगत रासो गिरधर आशिया का, और राव जैसी रचंद बिट्ठू सूजा, तो ये रट लो, ये पूछे गए हैं। तो ये सब डिंगल के ग्रंथ है। पिंगल की बात करें तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का, विजयपाल रासो नल सिंह का, खुमान रासो दलपति विजय का, वंश भास्कर। राजस्थान की बोलियों में क्षेत्र की दृष्टि से सर्व प्रथम स्थान किस बोली का, ये भी पूछा गया अभी पीछे। राजस्थान की बोलियों में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वो है मारवाड़ी का। फिर बात करते हैं साथियों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम
1912 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिविस्टिक सर्वे ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। सॉरी लिंग्विस्टिक ऑफ राजस्थान है, ठीक है। तो राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में अपनी पुस्तक है लिंग्विस्टिक ऑफ राजस्थान। और इन्होंने राजस्थानी बोलियों को कितने 5 भागों में बांटा जॉर्ज ब्रैमगिस ने। पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, मध्यवर्ती राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी निम्माड़ी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में रांगड़ी सोंदवाड़ी, और पश्चिमी राजस्थान में आती है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, डडकी, बीकानेरी, शेखावटी, देवरावाटी। यहाँ से पूछे गए हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में ये सब इधर वाला पद जाएगा, मारवाड़ी इधर है, मेवाड़ी इधर नीचे आती है, तो पश्चिमी राजस्थान वाले इधर आ जाती है, बागड़ी, डडकी, बीकानेरी, शेखावटी, देवरावाटी। उत्तरी पूर्वी यानी कि उत्तर और पूर्व, आप इस साइड में एरिया थोड़ा सा लो, फिर आपको मेवाती याद आएगी, अहिरवाटी याद आएगी। मध्यवर्ती राजस्थानी में यानी कि मध्यवर्ती वाले आ जाते हैं हाड़ौती, तोरावटी, ढूंढाड़ी। और दक्षिणी पूर्वी, इधर दक्षिणी है और इधर पूर्वी, इधर वाला हो गया कौन सा, रांगड़ी और सोंदवाड़ी। और किसने राज रूपक में डिंगल को ही राजस्थानी भाषा का पूछे तो रामकरण औशोपा है। और फिर बात करें इटली के विद्वान एलपी टेंसिडोरी के अनुसार मुख्य रूप से राजस्थानी बोलियों को 2 भागों में बांटा गया, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। और बात करें साथियों पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी और हाड़ौती बोलियां, और पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, शेखावटी, डडकी। फिर बात करते हैं साथियों कि राजस्थान की प्रमुख बोलियों की बात करें तो मारवाड़ी है, जिनका प्रारंभ काल है वो 8वीं सदी में। मारवाड़ी इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली पूछे तो मारवाड़ी है, साहित्यिक रूप डिंगल है। और बात करें साथियों सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भी यही है, राजस्थान की सबसे प्राचीन भी यही है भाषा, और राजस्थान की मानक बोली भी है, ये पूछा गया है। राजस्थान का अधिकांश साहित्य इसी भाषा में लिखा गया है। और मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी में जो भी है ये मीराबाई की रचना हो गई, जैन साहित्य, राज्य रसोट हो गए, इसी भाषा में लिखित है। मारवाड़ी की उपबोलियां देख लो, मेवाड़ी, शेखावटी, बागड़ी, देवड़ावाटी, खेराड़ी, थड़ी, गोडवाड़ी, नागौरी, बीकानेरी, डडकी। मारवाड़ी का विस्तार है वो जोधपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, नागौर, जालौर, सिरोही में है। और मारवाड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, कुविल्यामाला में। ये पेज भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने रीड से पहले करवाया था और इस पेज से काफी प्रश्न बन गए थे। जितने भी एग्जाम हुए, चाहे साइंस का, चाहे मैथ का, इंग्लिश का, सब वालों में यहाँ से प्रश्न बने थे। तो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगाए हुए हैं वहां से भी प्रश्न आ गए थे। तो साथियों बात करते हैं मालवी, मुख्यतः एमपी की बोली है। कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ जिलों में बोली जाती है मालवी, एमपी की मुख्यतः। और यहाँ कहाँ, राजस्थान का जो दक्षिणी और पूर्वी इलाका है, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, इन जिलों में बोली जाती है। मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है मालवी में। और मालवी की बोलियां निम्माड़ी, रांगड़ी, सोरबाड़ी, पाटवी और उमटवादी, रतलामी। फिर रांगड़ी की बात के साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट, रांगड़ी है मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है, मारवाड़ी और मालवी का रांगड़ी हो गया, मालवा क्षेत्र राजपूतों की बोली। बागड़ी की बात करें हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों में बोली जाती है। और पंजाब के अबोर, फाजिलका, बठिंडा में भी इसका प्रभाव है, देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं वागड़ी, एक है बागड़ी हनुमानगढ़, गंगानगर की। वागड़ी है वो वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही में बोली जाती है। गुजरात के निकट होने के कारण गुजराती का प्रभाव है। और अब्राहम ग्रीष्म ने इसे निविली बोली भी कहा, संत मावजी की रचना इसी में है। फिर बात करते हैं साथियों निम्माड़ी, दक्षिण राजस्थान की बोली है। और मेवाड़ी उदयपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में, जिलों में बोली जाती है। और उपबोली की बात करें तो धावड़ी उदयपुर और महाराणा कुंभा के ग्रंथ इसी में ही है। फिर खेराड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती का मिश्रण है। टोक बूंदी, जहाजपुर, शाहपुरा के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। शेखावटी क्षेत्र चूरू, झुंझुनू, सीकर की बोली है। और देवड़ावाटी सिरोही में बोली जाती है। देवड़ावाटी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। डाटी है वो बाड़मेर में, डडकी जैसलमेर में, डाटी बाड़मेर, डडकी जैसलमेर, थड़ी बीकानेर, जैसलमेर बाड़मेर में, गोडवाड़ी जालौर की, आहोर और पाली की बाली तहसील में। और विशल देवरासों की रचना इसी में है, गोडवाड़ी में। फिर बात करते हैं साथियों ढूंढाड़ी, जयपुर या झारसाई कहते हैं ढूंढाड़ी को। पूर्वी राजस्थान, जयपुर, किशनगढ़, अलवर, दौसा जिलों में बोली जाती है। प्रभाव गुजराती ब्रज भाषा का, संत दादू दयाल सुंदरदास की रचना इसी भाषा में है। ढूंढाड़ी की उपबोलियों की बात करें तो हाड़ौती, चौरासी, राजावटी, तोरावटी, जगरोती, काठेड़ी, नागरचोल, ये है किशनगढ़ी, अजमेर, ठीक है। फिर बात करें साथियों हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र ढूंढाड़ी की उपबोली हो गई है। सूर्यमल मिश्रण की रचना हाड़ौती भाषा में। मेवाती क्षेत्र, मेवाती बोली की बात करें तो अलवर, भरतपुर, मेवात क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रभाव है मेवाती पर। और इस भाषा में जो ग्रंथ है मेवाती में चरणदास जी, दयाबाई, लालदास जी, सैजुबाई के ग्रंथ है। पश्चिमी हिंदी राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। और मेवाती की उपबोलियां राठी, कठेर, महेठा। फिर बात करते हैं साथियों
ये पीटीआई में पूछा गया प्रश्न 2012 में। मेवाती है वो अलवर भरतपुर डीग जिलों की बोली जाती है। उद्भव व विकास की दृष्टि से मेवाती पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है। ये 2010 में पूछा गया सेकंड ग्रेड में। विशुद्ध मारवाड़ी है, यह केवल जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया 2023 में। अहिरवाटी हीरवाटी हीरवाड़ राठी भी कहते हैं इसको। अहिरवाटी को हीरवाटी या अहिरवाड़ राठी भी अहिरवाटी को कहते हैं। जोधपुर का मीरा सो महाकाव्य, शंकर राव का भीमविलास काव्य, अली बख्श ख्याल, लोकनाट्य आदि इसी में बोली जाती है। ठीक है ना, इनकी रचना है जो। फिर बात करते हैं साथियों, ये भी 2012 में पूछा गया प्रश्न है कि गोरवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है और गोड़वाड़ी जालोर जिले की। गोरवाड़ी मारवाड़ी और गोड़वाड़ी है वो जालोर जिले की तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर के पाली में बोली जाने वाली प्रमुख है। पीटीआई 2012 में पूछा गया। और ये भी पीटीआई 2012 में पूछे गया। हड़ौतिया कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी की उपबोली हो गई। और वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों में भाषा वागड़ी कहलाती है, जिसे गुजराती का प्रभाव अधिक है। और बागड़ी है वो हनुमानगढ़ गंगानगर और वागड़ी है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों में। और देवड़ावाटी सिरोही क्षेत्र में बोली जाने वाली मारवाड़ी की बोली होगी। रागड़ी मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली और मालवी मारवाड़ी के मिश्रण से बनी रागड़ी। फिर बात करें साथियों अहिरवाटी राठी, जिसको हीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। कहाँ बोली जाती है हीरवाटी राठी? मुंडावर, खेड़थल तिजारा, कोटपुतली बैरोर, हरियाणा के गुड़गांव महेंद्रगढ़ क्षेत्रों में बोली जाती है। राठ अलवर भरतपुर खेड़थल तिजारा डेंग वह क्षेत्र जो हरियाणा की सीमा से बनाती है उन्हें राठ कहते हैं। यहाँ की बोली राठी कहलाती है। फिर बात करते हैं साथियों, ये एक बार ये देख लो कि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश का निर्माण किन्होंने किया? पूछा गया, सीताराम लालस ने किया। अब बात करते हैं प्रमुख संगीत ग्रंथ व रचनाकार। देखो यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना की बात करें, हूँ गोणी किन पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी, मिट्टी का कलंक और तासरो घर घोड़ों का सवार। देखो अगर ना ये याद नहीं होती है तो मैंने आपको ये ट्रिक से करवा रखी है, पहले की क्लास देख लेना जाकर के। चंद्र सिंह बिरकाली की रचना जफरनामो बादली, लू कालजेरी कोर, कह मुकरणी सांझ हो गया। और चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की बारात लौट गई और असाहित्य रचना हंसावली और फाट का जंजाल शिवचंद भरतिया की। फिर बात करते हैं साथियों प्रसिद्ध संगीत व रचनाकार की। संगीत मीमांसा महाराणा कुंभा की है। राज वल्लभ मंडन की है। बुद्धि विलास भक्त राम साय की है। लीलटा शब्द मिश्र पाथल और पीथल कन्हैयालाल सेठिया का है। शब्द मिंजर भी है इनकी। धरती दोरानी है। सूंदा सूंड प्रबंध कुंभा की है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज है दशरथ शर्मा की। और मारवाड़ म्यूरल्स रामअवतार अग्रवाल की है। और बोल बारमली सत्य प्रकाश जोशी की है। बारमली की बोले सत्य बोल है ना। ये कहीं ना कहीं देख लो पूछे गए प्रश्न, कहाँ देख लो पूछे गए प्रश्न है ये सब के सब। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो पूछे गए वापस आ जाते हैं प्रश्न। नेक्स्ट है जय सिंह नीरज ढाणी का आदमी, दुखान समारोह है। सुमेर सिंह शेखावत, मरु मंगल। और लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत है। मंजली रात, टाबरारी बात और भागो बारमली। फिर है विजय दंदेता की है मारो बदलो, तिड़ो राव दुविधा, करपाराम खीड़िया, लेखु हिटलर होगी, बातारी फुलवारी होगी, राज्य रसोटा हो गया। फिर है दरखत पर टंगी रोटी के रचनाकार पूछ ले तो राम कुमार ओझा है भाई। और गिरधर आसिया की बात करें संगत रासो पूछी गई है। और सूदी सपनों के तीर मणि मधुकर और बरखा बीननी कृति है वो रेवत दान चारण की है। मेघती काया मुल्कती धरती, आंधी और आस्था ये कृति है अन्नाराम सुदामा की। और ये 2017 में पूछा गया हाला जालारी कुंडलिया ईश्वरदास बारट की। और फिर राग मजली पूछे आपको, राग मजली और रागमाला पुंडरीक बिट्टू की है। फिर साथियों बात करते हैं सेनानी ग्रंथ, मेघराज मुकुल सेनानी ग्रंथ के रचयिता और वाद साहित्य से कथा व कहानी से। और जोधपुर का मीरा सो महाकाव्य और शंकर राव और भीमविलास काव्य। अली बख्श ख्याल की रचना किस बोली में बोली जाती है? अहिरवाटी। भाई सर दर्द करने लग गया बहुत जोर से। राजस्थान के किस विद्वान को पत्रकारिता का भीषम पितामह कहा जाता है? जाबरमल शर्मा को। और वेली किशन रुक्मणी की ग्रंथ की बात करें तो इनको 5वां वेद 19वां पुराण की संज्ञा किसने दी? दुर्सा अड्डा ने दी। और किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? तो मारवाड़ प्रगना विगित को। और पिंगल शिरोमणि की रचयिता कवि कुशाल लाभ। और मरुवाणी क्या है? मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। ये राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ के लेखक अंबिका दत्त व्यास। और राजस्थान का कालिदास किसे कहा गया? महाकवि को, माघ को। और केसर की क्यारी में रकत फूल ये रचनाकार जगदीश बोरा की है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोन किसने कहा? एल्पिटेंसी टोरी ने। राजस्थान का शेक्सपियर कहा विजय दांदेता ने। अरबी फारसी संस्थान टोंक में।
फिर बात करते हैं नागरचौल बोली सवाई माधोपुर जयपुर में बोली जाती है। सवाई माधोपुर जिले पश्चिमी भाग गेमटोंग के दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है। और जॉर्ज अब्राहम ग्रीश ने राजस्थान की किस बोली को भिल्ली बोली कहा है? वागड़ी बोली को कहा है। और राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। मेवाड़ी को मारवाड़ी की बोली मोतीलाल ने मेनारिया ने कहा। संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषाओं को सम्मिलित किया गया। 12 भारतीय भाषाओं को प्रारंभ में 14 मूल भाषा की बात करें मूल रूप में, तो वो मूल रूप में थे 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी, है ना। और वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। राजस्थान का ब्रज भाषा अकादमी किस स्थान पर है? तो जयपुर में। और किस व्यक्ति ने डिंगल मरु भाषा व मरुवाणी को एक ही भाषा माना है? सूर्यकर्ण शास्त्री ने, पंडित सूर्यकर्ण शास्त्री। और विरुद्ध छतहरी व किरतार बावणी ये दुर्सा आडा के ग्रंथ है। और राजस्थानी का प्रथम नाटक माना जाने वाला केसर विलास के रचयिता शिवचंद भरतिया है। और वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ की, विशल देवरासो नरपति नालय की, राजविलास कविमान की, राव जय सिरोचंद बिट्टू सूजा की, सेनानी कोडमदे चमरी मेघराज मुकुल की। और दुर्सा आडा अकबर के दरबारी कवि। और आप लोगों के लिए प्रश्न है कि ब्लैक व रेड वेयर संस्कृति के मृद बांड कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेरे को बताना। कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं इस पेज पर। देखो, ललित ललाम मतीराम की, और हमीरदेव चौहान की श्रृंगार हार, हेमदेव कवि की गुण भाषा, ये इंपॉर्टेंट है। मेघराज मुकुल की रचना सेनानी कोडमदेव चवरी। फिर बात करें साथियों मणि मधुकर की, देखो पग फेरो रस और गद्रव सूदी सपनों की तीर। फिर बांकीदास की देख लो रचनाएं कौन कौन सी है? सुर छत्तीसी, दातार बावणी, चुगलमोक चपेटिका और सुपह छत्तीसी, कु कवि बीतसी। और मैंने ना इनको ट्रिक से भी करवा रखी है इनमें से, तो और अभी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट है। और चंद्रदत्त शर्मा की है, गुलेरी की है, बारात लौट गई। ठीक है, कुछ इस पेज पे देख लेते हैं। कलहण की रचना है वो राज तरंगिणी, संस्कृत में कश्मीर का इतिहास। सत्य प्रकाश जोशी की बोल भारमली राधा हो गई। और यादवेंद्र शर्मा की इंपॉर्टेंट है हूं गोरी किण पीवरी, इंपॉर्टेंट है हूं गोरी किण पीवरी, यादवेंद्र शर्मा की है। जोग संजोग मिट्टी का कलंक, हजार घोड़ों का सवार, चांद सेठानी। ठीक है ना। तासरोगर और समनथार ये इनकी होगी। शिवचंद भरतिया की फाटका जंजाल, मोतिया की कोडी और बुढ़ापा की सगाई, बोध दर्पण है। और राघेय राघव की बात करें, राघेय राघव की है, इनका उपन्यास है घरोंदा, मुर्दों का टीला, और ये इनकी रचनाएं होगी। कब तक पुकारूं, सीधा साधा रास्ता, आखिरी आवाज। और इनको भी आप ट्रिक से करना चाहो तो मैंने पहले ट्रिक से करवा रखी है। ठीक है ना। आप प्ले लिस्ट चेक करोगे तो हिंदी ये जो साहित्य बोली वाला आपका आ जाएगा, जिसमें आपको इस तरह के नोट्स मिल जाएंगे। इस तरह के नोट्स से आपको वहाँ पर क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक और क्लास लगा दूंगी 1 घंटे की, या तो ऐसे ही करूंगी भाई। अभी इसमें जितने टॉपिक आ गए आप नाम लिख देना, कोई टॉपिक इस तरह से फटाफट करना चाहो आप रिवीजन, तो भाई मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की रचनाएं देख लो। मांझल रात, पाबूजी रिवात, मुम्मल, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, इंपॉर्टेंट है। डूंगरजी जवाहरजी रिवात, बागो बारमली, अमोलक बात, चकमेरे चकमा बात, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। ठीक है। और देख लेते हैं साथियों विजयदान देथा की, इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी है? जन्म बोरुंदा गांव जोधपुर में होता है। उपनाम बीजी, राजस्थान के शेक्सपियर। कहानी इनकी दुविधा, ये इनकी रचना है विजयदान देथा की। परिणति तिडोरा, ये मैंने सब ट्रिक से करवा रखी है। अनोखा पेड़, मारो बदलो, चौधराइन की चतुराई, बातारी फुलवारी 14 खंड इसमें। बापू के 3 हत्यारे, उलझन, अलेखू इटनल, रूख, चरणदास चोर। और मुणोत नैन्सी की बात करें तो साथियों इनके प्रमुख ग्रंथ है मुणोत नैन्सी रिख्यात, मारवाड़ी प्रज्ञानी विगत। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुतानी का अबुल फजल कहा है इसको, और इन राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहा जाता है। और जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। ठीक है। और साथियों बात करते हैं इस पेज पर, देख लेते हैं थोड़ी बहुत है कि ये कन्हैयालाल सेठिया की लील डांस शब्द और निगर्ती होगी ना, ये तो ये इंपॉर्टेंट है। वंश भास्कर और वीर सत्सई सुयमल मिश्रण की। और कुछ इस पेज पर देख देते हैं वेली किशनरी रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ की, डिंगल का हिरोन्स कहा जाता है, ये उत्तरी मारवाड़ का ग्रंथ है। और सूरज प्रकाश करणीदास की, राज रूपक वीरवाण की, और गुण रूपक केशवदास, और डिंगल कोश है मुरारीदान की, संगीत राज कुंभा की, हाला जालारी कुंडलिया, हरिरस और देवयान, ये सब ईश्वरदास की। और विशल देवरासो नरपति नाल है, नरपति नालय की, रूठी रानी केशर सिंह महीर चंद्रशेखर की है। बात करें दुर्सा आडा की, धुंधला गामपाली की है, अकबर के दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी, दुर्सा आडा की पूछी गई है। अन्य रचनाएं वीरमदेव सोलंकी दुआ, झूलना, अमर सिंह जीरा है। फिर इस पेज पे देख लो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, जैसे कि कन्हैयालाल सेठिया की देख लो, जमीन रो धनी कुणी मीजर, और केशरी विलास धवल। ठीक है ना।
तो केसरी विलास किसकी है, धवल की हो गई। और बुद्धि विलास भगत राम साहब की। और राजवल्लभ मंडन की इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, आप एक बार देख लो, जो जो पूछे गए हैं वो यहाँ पर लिए हुए मैंने, कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। प्रबोध घोष राजशेखर की होगी, हमीर महाकाव्य नंदचंद्र सूरी की, देखो सबके सब पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट ली हुई है स्पेस पर। बात आ रही फुलवारी विजयदान देथा की 14 खंड इसमें। राव जयसी रचुंदा बेटू सूजा। और मानचित्र राशो कवि नरोत्तम। और शिशुपाल माघ की है। और अलेखु अंभा कमल रंगा की। और फाटका जंजाल शिव सिंह भरतिया की 2018 में पूछी गई है। रामरासा श्री कृष्ण भट्ट कवि काली निधि की। और श्रोथम सोमेश्वर। और ये सब के सब हाला जालारी कुंडलिया ईश्वरदास बारट की पूछी गई है। तो ये आप अगर करो तो मैंने ये क्लास करवा रखी है। बाकी आप जो भी टॉपिक रहते हैं ना, आप उनको ऐसे करना, नाम बोल देना, वो एक क्लास और मैं इसी हिसाब से मैराथन टाइप